हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अर्पित गुप्ता। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड 30/3/1। ठीक है। सो बहुत केयरफुली चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे। कहीं पे लगता है आपको तो पॉज लो, पहले खुद से ट्राई करो, और जब नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को वापस से देखो, और कहीं लग रहा है ना कि कुछ रह गया, छूट गया है, वापस से रिवाइंड करो। ठीक है। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा दिख भी रहा होगा, क्विकली इसको कर देते हैं खत्म। कैसे? आपसे बोल रहा है tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। तो आप खुद बताओ tan की टेबल में किस डिग्री पे √3 देता है। तो आपको पता है 60 डिग्री पे। तो भाई 3 थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? x इज द एलसीएम ऑफ दिस वन। तो आप खुद बताओ x क्या है? इनका एलसीएम है 468। तो 468 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 24 आ जाएगा। फिर कह रहा है y इज द एलसीएम ऑफ दिस वन। तो y किसका एलसीएम है? 357। तो 357 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 105। ठीक है। फिर कह रहा है P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। मतलब इन दोनों का भी क्या लेना है? इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। और इन दोनों का एलसीएम कौन है? इन दोनों का एलसीएम है P। तो आप बताओ, अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट कितना होगा ये? 2 to the power 2 इंटू कितना बन जाएगा भाई? 6 4 = 24 है ना, या फिर 8 3 तो हम बोलेंगे 2 to the power 3 इंटू 3। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? तो ये तो वही चल रहा है यार, 3 × 5 × 7। अब एलसीएम लेना है इन दोनों का, तो कहीं ना कहीं अपन क्या बोलेंगे? 2 to the power 3 × 3 × 5 × 7। करेक्ट। ये होगा एलसीएम। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने से बेटर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक रिलेशन है। ये बोल रहा P इज इक्वल टू 35x। मतलब P और x या फिर P और y में रिलेशन है। तो P की वैल्यू समथिंग कुछ ये निकल के आएगी। और ये बोल रहा है P इज इक्वल टू 35x। x कितना था? 24। और वो बोल रहा है P इज इक्वल टू 35x। तो अच्छा देखते हैं, P की वैल्यू ये सब आएगी, और x 24 था। 24 मतलब ये हो गया 24, 8 3 24, और ये 35। सर यही रिलेशन सही है कि P इज इक्वल टू 35 टाइम्स ऑफ x। नेक्स्ट कह रहा था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यार इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में पता है ना क्या होता था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता था क्राइटेरिया। तो एक काम करते हैं, हम क्या बोलेंगे? 6/36 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 3k/3। क्यों? ये बनेगा a1, ये हो गया a2, इधर 1 है b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, और ये हो गया c2। ठीक है। तो देखो 1/6 1/6, तो ये कट गए, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक काम करो, सीधे सीधे निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। तुम्हें पता होता है क्या होता है? -b/a। तो यहां पे अगर चेक करो तो b की वैल्यू क्या है? -a। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। a की वैल्यू 1, देयर विल बी नो चेंज। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था भाई? c/a। c कौन है? ये रहा मेरे लिए c। तो कितना बन जाएगा? माइनस का b। हमसे क्या पूछा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? a। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -b। a माइनस b किधर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक काम करो भाई, एलसीएम ले लो। ये बन जाएगा x² - 36 डिवाइड बाय 12x इज इक्वल टू 0। सो x² - 36 बिकम्स टू बी 0। सो x प्लस 6 और क्या बन जाएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x के दो रिजल्ट, एक बार -6 और एक बार 6। तो ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, कह रहा था लीनियर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। ये इक्वेशन दी गई है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो आप खुद बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट में y कितना होना चाहिए? 0। तो एक काम करो, x/4 प्लस y की जगह पे 0 रखोगे तो वेस्ट हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 1। तो भैया x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 4,0। होपफुली तुम ये बात समझ चुके हो कि भाई अगर वो इक्वेशन ऑफ लाइन है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो y कितना होना चाहिए? 0। y की वैल्यू 0 रखी तो x एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट आ गया। फिर वो कह रहा है y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, मतलब इस बार x की प्लेस पे 0 रखो तो वो वेस्ट हो गया, प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो बच्चा y की वैल्यू आ गई 6। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,6। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है
P एंड Q, मतलब वो पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। अरे हमें उन दोनों का, मतलब ये P था अपने लिए, ये Q था, और हमें चाहिए P और Q का मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2,3। ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म। नेक्स्ट कह रहा है टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQ आर P एंड Q, फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो। ठीक है, तो भैया तुम्हें पता है ना सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, x1 ये y1, ये कितना हो जाएगा x2, ये कितना हो जाएगा y2। अच्छा तुम ये सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन दिमाग में एक थॉट आ रहा है, ये है एमसीक्यू, तो क्यों ना थोड़ा सा शैतानी दिमाग चलाएं, मतलब समय को बचाते हैं। कैसे, अगर देखा जाए 3 इधर है, 5 है, 3 है, 5 है, मतलब 3 के लिए 2 ऑप्शन है, 5 के लिए भी 2 ऑप्शन है, मतलब x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मैं x निकालूंगा सेक्शन फॉर्मूले से तो 2 ऑप्शन है, तो y निकालना कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं इधर देखूं तो ये 5 है, ये 1 है, ये 3 -3। सर एक क्लैरिटी मिल गई, क्लैरिटी ये मिल गई कि अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला केवल और केवल y के लिए लगाता हूं, केवल और केवल y के लिए, तो कहीं ना कहीं अपना टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं। तो हमने क्या करना है, जहां पर x के लिए फॉर्मूला यूज किया है ना बच्चा, तुम वहां पे y के लिए फॉर्मूला यूज कर लो बस, तो तुम्हारी जो वर्किंग है ना वो कम करनी पड़ेगी, समय बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप बताइए, ये हो गया m1, ये हो गया m2, m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 टू ज़ा 4 5 9 अपॉन 3 कितना बनेगा 3। ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देख रहे हो ना, x निकालना ही नहीं अपन ने। नेक्स्ट आते हैं, ये बोल रहा है इफ द टेंजेंट P एंड P be drawn from external point P to a circle with the center O inclined at 80 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल अपने को पता है, P पर एंगल जो दो टेंजेंट का बन रहा है वो 80 डिग्री का है, और आपसे कह रहा है कि आपको मेजरमेंट बताना है एंगल POA। POA बच्चा ये वाला एंगल बताना है, तो याद करो, तुमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ रखा था, नहीं तो सुन लो भाई, ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, ये होगा 90, ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, ये होगा 90, और APBO क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360, 2 हो गए 90, तो बाकी दोनों का एडिशन कितना बचेगा, बोलो 180 होगा ना, मतलब P और O हमें कितना देगा 180। अगर ये 80 है तो कंप्लीट एंगल जो O पे बनेगा AOB वो कितना बनना चाहिए 100 डिग्री। लेकिन तुम्हें अगर याद हो जो तुमने प्रूविंग की थी सेकंड थ्योरम 10.2 थ्योरम जो थी चैप्टर नंबर 10 की, क्या कहता था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जब टेंजेंट बनाते हैं तो लेंथ में इक्वल होती है। तो खुद बताओ क्या ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, तो भैया 50 ईच, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है cot प्लस tan इज इक्वल टू दिस रिलेशन। अच्छा दिख क्या रहा है कि cot है tan है और ऑप्शंस में साइन है, cos sin sec cos tan cos x sec, तो क्यों ना एक काम करो cot को कन्वर्ट कर दो cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस इसको कन्वर्ट कर दो भैया sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड आफ्टर गेटिंग एलसीएम दिस बिकम्स टू बी sin थीटा इनटू cos थीटा, ये बन जाएगा भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अच्छा अगर मैं sin थीटा और cos थीटा दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मिलेगा sec और cosec, तो ऑप्शन नंबर ए राइट वन, खत्म। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इन टू ट्राइंगल्स DEF और PQR, D और Q इक्वल है, R और E इक्वल है, तो क्यों ना एक काम करें, इधर मैं लिख लेता हूं ये DEF है तो वो सिमिलर होगा बाय AA रूल, करेक्ट। तो D पे कौन है Q, तो D पे अगर Q है और R पे E है तो E पे कौन आ गया R, तो बचा कौन, एक वर्टेक्स बचा P। तो पहले तो देख लो मैंने कितना स्मार्टली काम करने की सोचा है, हम ऑप्शन देखने से पहले उनका ऑर्डर लिख लेते हैं, सो दैट अब जब ये ऑर्डर मिल गया है तो हम क्या चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसने बोला है नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो एक बार बताओ DEQR ये तो सही दिख रहा है, इधर चेक करो DFPQ पहला तो सही है, मतलब करेक्ट है, ट्रू है। दूसरा EFPR ठीक है, DFPQ ये भी करेक्ट है, EFPR DE और QR ये भी करेक्ट है, तो भैया ऑप्शन नंबर ये फॉल्स होना चाहिए। चेक करते हैं DE PQ गलत, पहले 2 हैं DE तो पहले 2 होने चाहिए थे,
तो बस ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं, कह द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल LMN एंड ABC आर शोन इन द फिगर, कह द लेंथ ऑफ AC, वी हैव टू फिगर आउट दिस सेगमेंट। अगेन आप सोचो अगर ये 130 है, ये 28 है, तो दिस वन 22 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सेम सिनेरियो अगर ये 130 है, ये 22 है, तो भैया ये कितना आना चाहिए 28। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल कौन सा LMN, ये सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के, और एंगल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो जो जिसके इक्वल है करस्पॉन्डिंग के ऊपर बैठा दो। तो भैया M कितना है 130, या पहले L से स्टार्ट किया ना, L कितना है 22, इधर कितना है, इधर है A, तो भैया इधर A लिख दो, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो इस पे कितना आया था, ये आया था अपने लिए 22 L पर, तो ये A हो गया, फिर M पे कितना है, तो M पे आ जाएगा B और N पे आ जाएगा C। अब खुद सोचो, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, LM जो होगा अपॉन AB होगा इज इक्वल टू जो MN होगा अपॉन BC होगा इज इक्वल टू जो LN होगा अपॉन AC होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगेन इन अ पार्ट ऑफ MCQ, ये जो वर्किंग लिख रहा हूं ना मैं, आप इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये रीजन लिखा है, क्यों आया कैसे आया। अब क्या क्या पता है, क्या निकालना है, AC निकालना है भैया, AC निकालना है मतलब ये LN अपॉन AC वाला पार्ट तो यूज करना पड़ेगा। तो LN की वैल्यू कितनी है, LN ये अपने लिए 72 है, AC अपने को निकालना है। तो अब ये सोचते हैं कौन सा, इधर तो तीनों पता है, उधर कौन सा पता है, उधर पता है AB, तो बेटा AB वाला पार्ट ये उठा लेते हैं, AB पता है 5 और AB पे कौन आएगा LM कितना है 45। ये बात समझ में आ गई, अगर ये समझ में आ गई तो फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 9 जा 9 8 जा, तो AC की वैल्यू 8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स, तो भैया दो डिफरेंट क्यूब हैं और उनके वॉल्यूम की बात कर रहा है, मतलब S1 और एक को ले लो S2, क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूब ऑफ साइड, रेशियो में दिया गया है 8/125, तो जो साइड का रेशियो होगा S1/S2 क्यूब रूट बनेगा, मतलब ये 2 और ये 5 बन जाएगा। कह रहा रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो भैया सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, दिस विल कैंसल आउट 2/4 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर कितना बनेगा 425, खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दी गई है और इज, मतलब ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं मतलब θ/360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 पाई, पाई पाई क्या हो गया कैंसल आउट। हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, तो भैया देखो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेरे को थीटा पता होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा θ/360, और ये कितना बन जाएगा, रेडियस कितना दिया गया था 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 54, 36 से कट कर दो 10 हो गया, अगर 18 से कट करे तो 18 3 जा 18 2 जा 2 5 जा, तो थीटा कितना आ जाएगा भाई, थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। बोलो यहां तक बात क्लियर है, क्या मैंने किया, θ/360 पाई आर स्क्वायर, 54 पाई था, पाई पाई कट गया, थीटा पता नहीं था, 360 पाई, रेडियस कितना 36, तो 36 10 जा और 18 2 जा 18 3 जा, ठीक, 2 से 5 और 5 3 जा 15। अब पूछा गया लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था, θ/360 2 पाई आर, तो थीटा कितना है 15/360 इंटू 2 इंटू 22/7। अच्छा देखो आंसर पाई की फॉर्म में है, तो क्यों ना पाई को पाई पड़ा रहने दो, रेडियस कितना है 36, कट कर लो 36 10 जा 2 5 जा 5 3 जा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 पाई, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूं तुम मेरी बात को समझ चुके हो। अब कुछ यहाँ पे सोच रहे होंगे सर देयर इज अ पर्टिकुलर रिलेशन, हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का एक रिलेशन भी होता है, नो डाउट। अगर तुम्हें याद है तो तुम वो डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर तुम कर सकते हो तो। कैसे होता है, अगर तुम्हें याद आ रहा है भैया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद आ रहा है तो तुमको यहाँ समझा देता हूँ कैसे होता है। अगर आप ध्यान देखो θ/360 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना लिखा θ/360 2 पाई आर, मतलब ये कौन है एरिया ऑफ सेक्टर, वो कौन है लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 कट जाएगा, और r का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है उनमें एक रिलेशन दिख रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 RL, ठीक। तो वहां से भी तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे कि तुम्हें L निकालना है, तो फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, वो कन्वर्जन यहां पे कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे, तो यहां पे तुम क्या बोलते हैं कि 1/2 R, तो उधर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 36, तो वो अगर तुम करोगे तो भी बन जाएगा। कैसे, देखो
ये बनेगा 54 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 36। इससे करके देख लो, ये देखो ऐसे बन जाएगा डायरेक्ट, ये बन जाएगा 3 पाई। लेकिन भैया मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें रिलेशन याद है तो तुम कर सकते हो, अगर रिलेशन याद नहीं है तो ये अपना बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। पहली बात तो डाइस में लोग कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो बोल रहा है नॉट अ फैक्टर। देखो अगर 36 की बात करें तो ये सारे लोग 36 के फैक्टर, एक पर्सन है जो फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है इफ द मीन ऑफ दिस इज 7। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का मीन दिया गया 7। तो देखो पहले तो तुम्हें अगर याद हो तो बेसिकली क्या होता था, मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भैया यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब इन सबको क्या करना होगा प्लस, वो अपन कर लेंगे। लेकिन अगर मैं सम केवल निकालना चाहूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना चाहूं, तो तुम क्या बोलोगे, इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट। तो 7 है मीन और 7 है लोग, बन जाएगा 49। अब जरा इनका एडिशन कर लो, तो 9 2 11, 11 6 17, 20 30 40। तो अपन क्या बोलेंगे, 40 प्लस x में कितने लोग हैं, 2 और 1 3। तो भैया x की वैल्यू नो डाउट 3 आ जाएगी। ये तो दूर से ही दिख रहा है ना, बच्चों वाली हरकतें हो गई। 9 40 9, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कह रहा है AOBC इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक जर्नल रेक्टेंगल बना देता हूं मैं आपके लिए ऐसे, और उन्होंने बोल रखा है, ऑर्डर दे रखा है AOBC, मतलब ये AOB और ये C, वो कितना है 0,2, ये हो गया 0,2, ये हो गया 0,0, फिर वो बोल रहे हैं 4,0। क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो बच्चा डायगोनल क्या होगा, AB। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे से क्या निकल गया था, ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा था, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, मतलब हमसे कह रहा है AC स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो आप देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 यूनिट्स इज द आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना सोचेंगे सर डाइजेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है ना। सुनो, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जब रूट वाला टर्म बीच में आता है, जब रूट वाला टर्म बीच में आता है ना, तो पहले तो नंबर ढूंढो। यहाँ पे 1 है और मल्टीप्लाई करने में चाहिए 4, उधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म 4 है, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4 और ऐड करने पे चाहिए 3√2। तो एक काम करो, पहले तो रूट की वैल्यू से कर दो डिवाइड, तो जो भी रिजल्ट आया है ना, ये चाहिए एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट चाहिए 2 और ऐड करने पे चाहिए वो 3। तो नंबर क्या होंगे 2 और 1। तो लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान देना भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा रहेगा कि अपन केवल 3 को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, 2 + 1, 2 1s are 2 और 2 + 1 3। सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या बन जाएगा 2√2x माइनस का √2x प्लस का 4। अगेन यहां पे छोटा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या माइनस की एंट्री हुई है तो देखो इसने इंपैक्ट किया है। अगर मैं x कॉमन कर लूंगा तो क्या बनेगा x माइनस 2√2, और यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है तो डेफिनेट सी बात है √2 कॉमन दिख रहा है, बच जाएगा x माइनस 2√2। फाइनली यहां दिख जाएगा x माइनस 2√2 दिख गया भाई, और ये कितना दिख जाएगा x माइनस √2। तो दो रिजल्ट आएंगे, x की वैल्यू √2 और 2√2। किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √2 और 2√2, काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं, ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर ABC वेयर AD परपेंडिकुलर टू BC एंड BAC कहां है 90। ओके, ये बोल रहा है BAC ये 90 है, ठीक है अपने को पता है। फिर वो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू 16 है, BC जो है अपने पास ये गायब हो गया शायद, ये BC आपको दिया गया 16 सेंटीमीटर एंड DC जो दिया गया वो 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो रेगुलर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला समझाया था कि ये पता नहीं किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के वाले पेपर में भी अपन ने शायद ऐसा वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, या पहले वाले पेपर में भी किया हुआ है, वहां पे अपने को प्रूव करना था A पे 90 ला के दो, वो 90 होगा, एक रिलेशन दिया गया था। तो देखो मैं बस इतना बोलूंगा, इसको करने के एक दो तरीके हैं। क्या, सबसे पहले सोचते हैं कि सबसे आसान क्या दिख रहा है। देखो पाइथागोरस से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, वो भी करेक्ट है, कुछ सोच रहे होंगे सिमिलैरिटी कर लें, वो भी करेक्ट है। तो देखो मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर ये पूरा 90 और 2 मिनट के लिए मान लो ये x है, तो बच्चा दिस बिकम्स टू बी 90 माइनस x। अब अगर ये 90 और ये 90 माइनस x है तो ये कितना बचेगा, ये x बचेगा।
तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस एक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी, जो कि सिमिलर होगा किसके, तो देखो भाई ए बी डी, और मैं ए सी डी की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, तो ए पे कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि 90 माइनस एक्स, एंगल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। फिर बी पे कौन आएगा, तो भैया बी पे ए आएगा, इधर डी आएगा। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी, लेकिन अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए क्या, अपने को रिलेशन चाहिए ए सी वाला। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर चलो फिर भी एक लिख दे रिलेशन, तो ये दिख जाएगा ए सी, दिख जाएगा ए बी अपॉन ए सी, दिख रहा है तुम्हें, पहले दो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी, और भैया बी डी अपॉन क्या लिख देंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, लिख दिया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन चाहिए एक्स। अब सोचो ये वाला पर्सन एक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पूरी है, कैसे, सर मेरे को चलो बी डी मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा 16 तो ये 12 से आ जाएगा, नो डाउट ये 12 से आ जाएगा। तुम बोलोगे ये 12 है वो 4 है, लेकिन बाकी तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, क्यों, ए बी मेरे को नहीं पता, और मेरे को चाहिए क्या, उन्होंने पूछा क्या है मेरे से, उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और भैया एक्स कहां पर है, ए सी पे है, मेरे को एक्स तो पता ही नहीं है। लेकिन हाँ और कुछ आगे देखें तो बी डी पता है, ए डी नहीं पता है, ए डी नहीं पता है, अगेन सी डी पता है। तो सबसे पहले दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए कि यहां से और मैं क्या कर सकता हूं। तो देखो अगर तुम ये वाला पार्ट दो टुकड़े लेके कर रहे हो तो तुमने देखा होगा कि यहाँ थोड़ा ट्रबल हुआ, लेकिन मैंने ये रिलेशन क्यों करके दिखाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा पार्ट हो जाए ये वाला, जो तुम्हें याद भी आ रहा होगा, अपन ने पहले वाले केस में, पहले वाले पेपर में क्वेश्चन किया था, जहां पे अपन बोल सकते हैं कि भाई जो एडी स्क्वायर होगा वो बी डी इंटू सी डी होता है। देखो अब प्रूविंग भी लिख दी है मैंने, तो तुम उसकी हेल्प से बोल सकते हो कि जो ए डी स्क्वायर होगा वो 12 इंटू 4 होगा। तो भैया दिस इज नथिंग बट जो ए डी स्क्वायर निकल के आ गया है, मान लो 48 आ गया है, ठीक। अगर ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर 48 आ गया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर इन ट्रायंगल ए सी डी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर होगा, जो कि ये अपने लिए एक्स स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर की वैल्यू 48 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 16 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 8, माइनस कंसीडर मत करना क्योंकि सेगमेंट है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। अब तुम सोच रहे हो सर लिखना कुछ ज्यादा नहीं पड़ गया, तो देखो यार इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें अगर ये डायरेक्ट रिलेशन याद था तो तुम बहुत जल्दी इसको फिनिश कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस सिमिलैरिटी के रिलेशन से। लेकिन दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, सर क्यों ना अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई ये 16 दिया है, ये 4 है और ये x है, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल और इस छोटे वाले पार्ट को ले लें क्या। लेकिन अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल और छोटे वाले पार्ट को लेते हैं तो घूम फिर के कहानी क्या आएगी। चलो एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी सिमिलर टू, तो देखो अगर मैंने ए बी सी लिया है और सिमिलर टू मैं बोल रहा हूँ वो छोटा वाला पैकेट, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल कौन किसके ऊपर आएगा, तो देखो सी सी के ऊपर आएगा और डी के ऊपर आएगा, तो बन जाएगा डी ए सी। तो ये क्या तुम्हें दे देगा, ये तुम्हें सेकंड मेथड बता रहा हूँ, एक अप्रोच देख रहा हूँ क्या होगी, ए बी अपॉन ए डी और इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखा जाए ए बी तुम्हें फिर से नहीं पता है ना, ए बी तुम्हें नहीं पता है, ए डी तुम्हें नहीं पता है, बी सी तुम्हें पता है, ए सी निकालना है, लेकिन और यहाँ पे क्या पता है, तो भैया और क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो ए सी अपॉन सी डी, ये लिख सकते हो ना, करेक्ट। तो होपफुली शायद तुम्हें ये दिख गया कि सर ये वाला थोड़ा जल्दी हो गया, कैसे कि अपन बोल सकते जो ए सी स्क्वायर होगा वो बी सी इंटू सी डी है, तो बी सी अपने को पता था भाई 16 है और सी डी अपने को पता था 4 है, 64 बन गया, तो जो ए सी निकल के आएगा वो 8 आ जाएगा। देखो भैया ये भी एक तरीका हो गया है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया है बहुत बार, और मैंने आपको बार बार बोला था कि ये किस तरीके से कैसे घुमा के पूछेगा नो आइडिया, लेकिन ये पूछता बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन ही हो गया ना। क्वेश्चन कैसा सीखा था नॉर्मल वाला, ये आ गया घुमा फिरा के वैल्यूएशन के बेस्ड। तो हमने क्या करना है, अगर ये फॉर्मेट याद है तुम इससे कर लो, नहीं तो छोटा पैकेट पूरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर करा दो। तो देखो एक तरीका तो मैं ये लिख देता हूँ, एक तो ये हो गया भैया और एक तुम्हारे लिए ये हो गया, और होपफुली ये थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है, ठीक है। चलो अब आते हैं असर्शन रीजन। तो अगेन जैसे कि मैंने पहले के दो पेपर भी बोले थे, पहले स्टार्टिंग के दो ट्रू हैं,
ए वाला कहता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी वाला बोलता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी कहता है कि पहला वाला ट्रू मतलब ए ट्रू है आर फॉल्स, और डी कहता है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। लेकिन कभी कभी आपके साथ स्कैम होता है कि 19th के लिए अलग डायरेक्शंस आते हैं और 20th के लिए अलग, तो दोनों के लिए अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो पढ़ लेना, नहीं तो सेम है तो आगे बढ़ जाना फटाफट। ये कह रहा है एक लैडर है जो कि एक वॉल के अगेंस्ट है एंड स्टैंडिंग, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो पहले कहानी पढ़ते हैं अपन ने, ऐसे कहानी बना दी कि भैया ये अपने लिए लैडर हो गई जो कि वॉल के अगेंस्ट है, स्टैंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये बोल रहा है 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज, मतलब ये 8 मीटर दिया है, भैया पाइथागोरस थ्योरम से 10 मीटर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो बोल रहा है लेंथ ऑफ लैडर इज 10, ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अभी अपन आगे नहीं बढ़ सकते इतनी जल्दी, क्यों नहीं बढ़ सकते, अरे हमको ये नहीं पता है ना कि दूसरा वाला फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होता तो हम सीधे सीधे बोल देते ऑप्शन नंबर डी। क्यों, देखो अगर ये फॉल्स है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। लेकिन एक बार देख लेते हैं दूसरा लगा है, कह रहा है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब वो कह रहा है कि ये हमारे लिए 60 डिग्री होगा। एक बार चेक कर लो कि भाई अगर tan थीटा लगाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं 8/6 मतलब 4/3, करेक्ट, क्योंकि अगर हम tan थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6 मतलब 4/3। अब tan की टेबल में 4/3 60 की वैल्यू तो होती नहीं है, मतलब ये अपने लिए फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। एक बार चेक कर लो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये ट्रू और ये फॉल्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ये बोल रहा है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, बोलो भाई, नहीं है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी। आगे देखो क्या बोल रहा है, अब आते हैं सेक्शन बी पे, तो लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना है। ये कह रहा है 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन लिखना चालू करो, पहले तो आप क्वेश्चन कॉपी करोगे, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद सॉल्यूशन लिखोगे, तो तुम्हें जो जो पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 कर दो स्क्वायर माइनस 2, sin 30 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा करो cosec 30, तो अपन क्या बोलेंगे 2 का कर दो भैया स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका कर दो स्क्वायर। अभी इसको फर्दर बस आप इवेल्युएट करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, √3 का 3 बन जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस का 2/3 बन जाएगा। एंड 4k शुड बी, आप चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा भैया 3 3 9 माइनस 24 माइनस का 2, सो 4k बिकम्स टू बी, ये कितना दे रहा है 24 नेगेटिव है 2 नेगेटिव है, कितना हो गया 26, और 26 में अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 9 26, ठीक है, और अपॉन में 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17/12, खत्म। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट इज दिस, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक इवेंट है मतलब PE जो कि है करेक्ट की, तो तुम स्टेटमेंट चाहो तो लिख लो भैया, वरना तुम बोलो सर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना, तो लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी है, गेटिंग द करेक्ट आंसर या गेसिंग द करेक्ट आंसर, है ना, तो गेसिंग बोल रहा है तो गेसिंग लिख दो। क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं गेसिंग द करेक्ट आंसर, कितना उन्होंने बोला भाई x/12, और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, कौन सी प्रोबेबिलिटी दी गई है, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, तो प्रोबेबिलिटी नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5/6। अच्छा एक चीज याद आ रही है क्या भाई, एक इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 आती थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई x/12 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1, आफ्टर गेटिंग LCM दिस शुड बी 12 इज इक्वल टू 1, सो x बिकम्स टू बी 12 माइनस 10, x की वैल्यू भैया 2 आ जाएगी। वर्किंग देख लो पेशेंसली, हमने बोला है कि इवेंट होना और ना होना उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आता था, तो हमने बोल दिया ये सही था और ये नहीं था, है ना, और भाई उनकी एडिशन 1 कर दी, चाहो तो एलसीएम ले लो, 12 6 2 5 2 10 12 12 माइनस 10 2, खत्म, वही पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, पहले तो इसको पढ़ लो, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ,
तो आप पहले तो बताओ अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं भैया मेरे को एलसीएम निकालना है इन दोनों का, करेक्ट। तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कैसे लिख रहा हूं, सबसे पहले आप 644 या फिर पैसा ऐसे लिख लेना, गिवन नंबर्स आर दिस टू फाइंड, तो लिख देना वहां पे एलसीएम ऑफ दिस वन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से कर लेते हैं, 2 3 जा 2 जा 2 जा 2 1 जा और 6 जा और 1 जा, ठीक है। फिर अभी सोचो ये 161 किससे जाएगा, 161 किससे जाएगा भाई, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 6 जा 1 जा, क्या बात है, ठीक है छोड़ दो इसको। फिर 462 क्या बोलेंगे, 2 2 जा और 2 3 जा और 1 जा, ठीक। अभी 231 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो भाई दो नंबर दिख रहे हैं 161 और एक दिख रहा है 231, 161 किससे जाएगा और 231 किससे जाएगा, सोचो। तो 161 के लिए अगर हम चेक करें तो 3 से तो नहीं जा रहा, 6 7 8 नहीं जा रहा, फिर 7 से, तो 7 से जा रहा है, तो 7 2 जा 14 7 3 जा और 23 1 जा। चलो भैया तो 644 को तो अपन लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 7 इंटू 23, ठीक है। तो 462 का भी लिखना है, 7 2 जा 14 7 3 जा, ठीक है। अभी 23, अभी जरा इसको सोचो ये किससे जा रहा होगा, अगेन ये 7 से दिख रहा है यार, 7 3 जा 21 7 3 जा, अरे पहले 3 से क्यों नहीं किया, मतलब अपन ने ध्यान नहीं दिया है ना, 3 7 जा 7 जा 7 1 जा 11 जा 1 जा, तो अपन क्या बोलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की, नंबर थोड़े से फेवर में नहीं आया, मतलब कुछ ऐसा लगा कि कुछ क्या है, तो अपन ने क्या किया, थोड़ा पॉज लिया, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा रहे नहीं हमसे होगा, और हमने उसको फटाफट कर दिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया था, मैं एलसीएम लेना है, तो आप बताओ मेरे को, आप नीचे लिखना भाई, आप नीचे लिखना, मैं राइट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या लिख रहे हैं, एलसीएम किसका 644 एंड 462, तो क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर अपने पास 3 भी लिखा हुआ है, लिख लो भैया, 3 के बाद 7 है एक ही बार है, लिख लो, फिर 11 और फिर 23 है। होपफुली तुम इतना देख के डाइजेस्ट कर चुके हो, 2 का स्क्वायर है 3 है 7 11 23। अब भी जरा जल्दी से सॉल्यूशन निकालो इसका, तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो रिजल्ट तुम्हें दे देगा 12, ठीक है। 11 को छोड़ दो, सबसे आखिरी में लेके चलेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले करा लो, तो हम क्या बोलेंगे, इधर हो गया 12 और 7 3 जा 21 2 14, ठीक है 16, 12 का मल्टीप्लाई करा लो, 12 1 जा 12 1 कैरी, और 16 और 12 कितना होता है, 16 और 12 होता है 192, करेक्ट। 16 2 18 6 2 12 192 में 1 ऐड कर दो 193। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो सारे लोग हो गए 4 3 12 7 3 23 161 और 12 1932, अभी 11 बचा है, तो 11 का मल्टीप्लाई करा दो, कैसे 2 3 2 5, कैसे कर रहा हूं मैं, 2 3 2 5 9 3 12 1 कैरी 10 1 11 एंड देन 1। देखो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे लिख के कर लेना भाई, बच्चों वाली तरीके, ऐसे कर लेना तुम, 2 3 9 1 प्लस कर देना 2 3 2 5 9 3 12 1 9 2 1, देखो देखो हो गया ना, तो यहां लिख दो 1 2 2 5 2, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन है ना, 2 3 2 5 9 3 12 1 10 1 11, तो ये 12 कहां से आ रहा है, अपन ने सही किया था क्या, 2 3 2 5 9 3 12 1, तो 9 2 11 1, अरे यार ये आएगा ना 2, देख रहे हो क्या ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन को ना रीचेक कर लेना, थोड़ा पेशेंस रखना, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना चलेगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो देखो अपन ने आराम से किया और चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो आंसर लिखेंगे ना, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, याद रखना आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस इज 21252, ठीक। फिर भी एक बार चेक कर लेता, पता नहीं क्यों 2 3 2 5 9 2 12 1 10 2 3 2 5 9 2 12 1 10 1 11 1 1 2, ठीक है अभी सही है, अभी मतलब अंदर से खुशी आ रही है। चलो इधर आओ, कह रहा है 2 numbers are in the ratio 4:5 and their HCF is this, find the LCM। तो एक काम करते हैं, अगर रेशियो ऑफ 2 numbers दिया गया है तो भैया इसका मतलब क्या है कि वो 2 नंबर जो भी होंगे
उनको लोवेस्ट फॉर्म में रख के दिया गया 4:5, तो वो रिड्यूस किससे हुए होंगे, अपने एलसीएम से कि एचसीएफ से? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं दो नंबर्स की तो हम उसको डिवाइड करते हैं उनके एचसीएफ से। तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को एचसीएफ पता है, एचसीएफ है 11, और मेरे को क्या पता है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है, 4:5, तो मैं क्या बोलूंगा, जो नंबर्स होंगे तो हम क्या बोल देंगे, नंबर्स आर। तो एक नंबर कितना हो जाएगा 44 और दूसरा कितना हो जाएगा 55। क्यों? अरे भैया इनको 11 से तो रिड्यूस किया होगा। एंड देन वी नो दैट, लिख देना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है और उन्हीं दोनों का जो एलसीएम होता है वो उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद आया? तो हमें एचसीएफ पता था 11, एलसीएम पता नहीं, तो एलसीएम को एलसीएम चलने दो, नंबर्स पता है 44 और 55। एक काम करते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं, भैया कितना आ जाएगा 5 जा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 220। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप इसको छाप दो, 4x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लिख देना ऑन कंपेयर विद, क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 1। फिर तुम क्या बोलोगे कि वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो भैया जब रियल और इक्वल है तो क्या बोलेंगे, d जो होगा वो 0 होगा। अगर d हमारे लिए 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे, d b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। b की वैल्यू कितनी है, k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। तो अपन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं k प्लस 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भैया k के दो रिजल्ट आएंगे, कौन कौन से, वही वाला तरीका इफ सो। तो इफ k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। इफ k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो तुम क्या बोलोगे, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 4। तो तुमसे बोल भी रहा था वैल्यूज ऑफ k। अच्छा एक चीज ट्विस्ट है, यहाँ जो k है वो x का कोफिशिएंट है, तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू चलेगी, इवन 0 भी अगर आता तो भी चलता। लेकिन अगर मान लो दो डिफरेंट वैल्यू आई, एक 0 आया और एक कोई दूसरा रियल नंबर आ गया, तो वहां पर 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे कब, अगर कौन, k जो अननोन था वो x² का कोफिशिएंट होगा तब, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, याद रखना। ठीक है, तो आंसर जो आप लिखोगे भाई, आंसर लिखोगे स्टेटमेंट में दो वैल्यूज आई, एक 4 आई और एक -4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा दूं तो तुम क्या बोलोगे, a की वैल्यू, तो देखो भैया यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्या देना था यार, y था वेरिएबल, तो अब y लिखना, ay² by और c। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो तुरंत मैं बोल सकता हूँ ना कि अल्फा और बीटा जीरोस थे, तो भैया -b/a मतलब 5। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तुम क्या बोलोगे, c/a जो कि बन जाएगा 3। ठीक, अब तुमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, क्या मैं यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन कर लूँ, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। सो फाइनली अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होगा और इधर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 3 था तो 3 का क्यूब कर दो, और अल्फा प्लस बीटा कितना था 5, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 5, 5 7 35, 10 और 3 13, खत्म। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है सर्कल में, ठीक है, और एक्सरसाइज 10 में अगर तुमको याद आ रहा हो तो जब पेज टर्न करते हो ना तो लेफ्ट साइड पेज में ऊपर, शायद ये पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है तुम्हारा, अब तुम खुद ही देख लो, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है, सर्कल के एंड, सर्कल में एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड पे हम क्या करने वाले हैं, हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमसे कह रहा है कि वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो भैया पहले तो एक काम करते हैं, एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, कैसे भी कर लो, तुम्हें ऐसे करना है ऐसे कर लो, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक,
तो सपोज टू मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने बोल दिया कि भैया ये अपने लिए क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ए बी अपने लिए डायमीटर हो गया, तो नो डाउट यहाँ कहीं पे क्या होगा, सेंटर होगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसके डायमीटर के एंड से जो बन के आ रही हैं क्या, टेंजेंट्स, वो है पैरेलल। तो सपोज टू बी एक टेंजेंट यहाँ चिपका दे रहा हूँ मैं जल्दी से, एक ऐसे बना देते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं क्योंकि अपने को लाना कहाँ पे भैया, बी पे लाना था, ठीक। तो ये ऐसा कुछ बना दे रहा हूँ मैं, एक इधर बना देता हूँ और एक इधर बना देता हूँ। ये बन गई अपनी दूसरी टेंजेंट, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, उस बात को सुनते हैं और समझते हैं, उस बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। हमसे बोल रहा है कि आपके पास ये दो टेंजेंट है, तो इनका नामकरण कर दो, पहले तो इनका नामकरण कर दो। सपोज टू बी एक मैंने नामकरण कर दिया पी क्यू और एक मैंने नाम कर दिया आर एस। अब देखो लंबाई पे मत जाना, ठीक है, अरे हमें बस प्रूफ जो करना है उस पर आते हैं। तो पहले गिवन लिख रहा हूं मैं, गिवन क्या लिखना है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, क्या मैं बोलूंगा, ए बी इज अ डायमीटर। होपफुली यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और वहां पे ए बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और चाहो तो और लिख दो, पी ए क्यू एंड आर बी एस आर टेंजेंट्स, ठीक है, लिख दिया भैया। टू प्रूफ करना है क्या है, तो देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, टू प्रूफ करना क्या है, हमसे बोल रहा है कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट थी वो पैरेलल थी, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो पी क्यू होगा या फिर पी ए क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा आर एस के। तो अभी क्या कर दो, प्रूफ लिखते हैं फटाफट, बहुत आसान सा है। क्या करते हैं प्रूफ में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेडियस टेंजेंट थ्योरम हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट थ्योरम के थ्रू क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो ओ ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे होगा, पी ए क्यू पे एट ए। रीजन क्या होगा, रीजन होगा रेडियस टेंजेंट थ्योरम। अगर तुम्हें याद आ रहा हो रेडियस टेंजेंट थ्योरम या रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी, तो भैया वो क्या होती थी कि किसी भी सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो रेडियस जो होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एंगल निकल के आएगा ओ ए पी, जो ओ ए पी होगा बच्चा वो 90 डिग्री होगा। इसको ड्राफ्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया सिमिलरली क्या बोल देंगे अपन, जो ओ बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा आर बी एस पे एट बी होगा, और सेम लिख देना रेडियस टेंजेंट थ्योरम होगा। अब तुम नोटिस कर रहे हो मैंने 2 बार लिखा तो मैं दोनों बार लिख रहा हूं सेम, ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार छाप दिया काम चल जाएगा भैया, जितनी बार भी हम उसको यूज कर रहे हैं उतनी बार हमें रीजन को मेंशन करना होगा। फिर हमने क्या लिख देना, जो एंगल ओ बी एस है वो 90 होगा, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कैसे, अरे मैंने बोला ये 90 मुझे मालूम चल गया, ये मुझे 90 मालूम चल गया, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो जो ट्रांसवर्सल होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देता है। तो यहां पे 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि कॉन्वर्स ऑफ बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोल सकते हैं, जो पी क्यू होगा पैरेलल होगा आर एस के, हेंस प्रूफ, खत्म, कुछ नहीं करना था यार, लो हो गया, समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखते क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज दिस एंड देयर इज अ कंडीशन, जो कि इक्वेशन की फॉर्म दी गई है, आपसे कह रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है क्या, हमें पता है ए क्या है 3,4, हमें पता है बी क्या है भैया k,6, पी क्या है, तो हम ऐसे बोलेंगे P is a midpoint of AB. So by using midpoint formula, by using midpoint formula, तो भैया midpoint formula कहता क्या था बताओ, midpoint formula क्या कहता था, midpoint formula आपसे कहता था x is equals to x1 plus x2 upon 2 और y is equals to y1 plus y2 upon 2, यही कहता था। देखो प्लस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा प्लस को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, ठीक। तो भैया x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x1 x2, तो 3 प्लस k अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 6 अपॉन 2, दिस इज नथिंग बट
10/2 5, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो p के कोऑर्डिनेट थे, मतलब कौन थे, x, y, वो क्या निकल के आ गए 3 + k/2, 5। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके x और y की वैल्यू निकाल ली, और हमें यहां पर एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि भाई x + y - 10 = 0। तो एक काम करो ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर दो। आफ्टर गेटिंग एलसीएम 3 + k + का 10 - का 20 = 0। 2 इधर गया, वेस्ट हो गया, मतलब 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। तो ये कितना बन जाएगा, -7 = 0। तो भैया k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। स्टेटमेंट लिख देना, काम खत्म। नेक्स्ट और वाला पार्ट आ गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। अगर तुमने एनसीईआरटी ध्यान से देखी तो उसमें क्वेश्चन था ट्राई सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट, ये बोल रहा 4 इक्वल पार्ट। तो आ जाओ भैया सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो रेफरेंस के लिए अगर तुम्हें डायग्राम बनाना है तो तुम ऐसे बना लो, तुम ऐसा बोल दो ए और बी एक लाइन सेगमेंट होगा जहां पे ए के कोऑर्डिनेट अपने को पता है -2, 2 है और बी के लिए 2, 8 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट, मतलब P Q R, तभी तो आएगा 1:1:1:1। करेक्ट, 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब दिमाग में ना एक चीज समझ लो, अच्छे से फीड कर लो और याद करना, हम जिस पॉइंट से चलेंगे रेशियो उसी की तरफ से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि P डिवाइड्स AB इन अ रेशियो, तो इन अ रेशियो ऑफ व्हाट, 1:3 होगा भैया। फीड कर लो, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं जिस तरफ से चलूंगा AB लिख रहा हूं तो मैं AB की तरफ से चल रहा हूं तो 1:3। अगर मैं BA लिखता तो मैं 3:1 लिखता। तो जिस पॉइंट की तरफ से वो सेगमेंट बन रहा है और जो पॉइंट उसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है सर्टेन रेशियो में, तो रेशियो उसी की तरफ से लिया जाएगा, पहले वाले वर्टेक्स की तरफ से। जैसे मैंने बोला P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स AB, तो मैंने क्या बोला, P डिवाइड्स AB, तो 1:1:3, तो 1:3 बना। तो अभी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2। सेम y के लिए क्या होता था, m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाफट। और ये p के लिए काम कर रहे हैं अपन, ये p के लिए काम कर रहे हैं। तो m1 m2, तो हम क्या बोलने वाले हैं, m1 x2 कितना है 2, m2 x1 - 2 अपॉन m1 + m2। जल्दी से इवैल्यूएट कर लो, 2 और -6, 2 और -6, -4/4 कितना आ जाएगा, -1। फिर भैया y = m1y2 + m2y1 / m1 + m2। तो भैया y के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 8 और 6 कितना बना, यही बना ना, m1y2 और m2y1, 6 और 8 14, 14/4 कितना बन जाएगा, 3.5। खत्म। तो ये बन गया -1 और 3.5, मतलब जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे भैया, p के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, -1 और 3.5। चाहो तो एक बार फिर से देख लो, तुम आराम से, आप पॉज कर लो या रिवाइंड कर लो। हमने क्या बोला, जिस वर्टेक्स की तरफ से हम सेगमेंट बनाएंगे और कोई पॉइंट उसको डिवाइड करेगा तो रेशियो उसकी तरफ से चलते हैं। तो हमने बोला 1:3 होगा, और 1:3 होगा तो अपन ने ऐसे बोल दिया, इसको निकाल लिया। अब कुछ बच्चे भी बोल रहे सर अगर थोड़ा सा और हम इसको सोचें, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प ना लें तो कुछ और कर सकते हैं क्या। देखो यार, मैं बस इतना बोलूंगा, अगर तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है तुम उसको एग्जीक्यूट करो, बस एज पर द कंडीशन वो ट्रू होना चाहिए। मतलब लॉज जो लगा रहे हो, रूल जो लगा रहे हो, फॉर्मूला जो लगा रहे हो, वो करेक्ट होना चाहिए। बट करते करते ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आया कि यार सेक्शन फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा, बहुत लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये सेक्शन फॉर्मूला ना करके, देखो अलग ही खतरनाक चीज है। अरे गया नहीं है। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज ना करके मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास एक दूसरा थॉट आ रहा है, इधर 1 1 1 1, तो जो Q है वो मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो मैं ऐसा बोलूंगा Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB सेगमेंट। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, तुम क्या बोलोगे,
तुम बोलोगे x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो x के लिए कितना बन जाएगा x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, और y के लिए कितना बन जाएगा y1 प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को x1 कितना है -2, वो कितना है 2 अपॉन टू, और y1 कितना है तो 2 है और वो है 8 अपॉन टू। जल्दी से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5, मतलब ये क्या बन जाएगा 0,5। अब अगर तुमने इतनी कहानी समझ ली है तो तुम सेम कहानी बोल सकते हो p इज अ मिड पॉइंट, p इज अ मिड पॉइंट, और p किसका मिड पॉइंट है, p इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो तुम क्या बोलोगे -2 प्लस 0,2 कॉमा y कितना निकलेगा y1 प्लस y2, तो देखो 2 प्लस 5/2 अगेन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो भैया कहीं ना कहीं यहाँ लिख देता हूँ पहले अच्छे से, q कितना है 0,5। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला जब लगाया था तब भी रिजल्ट यही लाए थे अपन, लेकिन दिखते दिखते पता है मालूम चल गया यार इसमें तो अपन मिड पॉइंट लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। सेम सिनेरियो इधर क्या मैं बोल देता हूँ, इधर मैं बोल देता हूँ कि r इज अ मिड पॉइंट, r इज अ मिड पॉइंट ऑफ, जैसे ये था AQ का तो वो किसका होगा BQ का मिड पॉइंट होगा। अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम क्या बोलोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो भैया x बिकम्स टू बी 1 और y कितना आएगा 13, 13 अपॉन 2 कितना बन जाएगा 6.5। तो जो r का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा 1,6.5। ठीक है, होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कितना बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट इरेशनल। और देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार अब तक जितने भी पेपर किए हैं 3 मार्क में एक क्वेश्चन इरेशनल की प्रूविंग आई है, तो मैं तो बोलूंगा ये मतलब सिक्योर है, मतलब बहुत ज्यादा कि ये आना ही है, तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो लिखते हैं सॉल्यूशन, आ जाओ। इसका प्रूफ लिखते हैं ना, तो इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन बोलेंगे कि अच्छी बात है कि √3 को इरेशनल यूनिट दिया है, तो अपन एक काम करेंगे लेट करेंगे या फिर अज्यूम करेंगे कि 5√3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं इज आ रैशनल ना, पहले लिख देता हूं इज आ रैशनल नंबर। मैंने इसको अज्यूम कर लिया इज आ रैशनल नंबर, सो आई कैन राइट डाउन 5√3 प्लस 2/3 एज p बाई क्यू या फिर a बाई बी। बट यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना भैया p and q are integers and q does not equals to 0, इतना जरूर लिख देना। अब देखो को प्राइम लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करने वाला है, क्यों, क्योंकि वो क्या दिया गया है, वो एक वैल्यू दी गई है। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन जब इंडिविजुअली इसके लिए करते हो ना तो को प्राइम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैलिड है p और q इंटीजर है, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन के लिए बस लिख रहा हूं मैं कि p और q इंटीजर है और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा 5√3 कैन बी रिटन एज p अपॉन q माइनस 2/3 एंड आफ्टर गेटिंग एलसीएम, जल्दी समझना, आफ्टर गेटिंग एलसीएम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 3p माइनस 2q अपॉन 3q, सो √3 कैन बी रिटन एज 3p माइनस 2q अपॉन 15q। अब बात समझो, हमने क्या बोला p क्या है इंटीजर, q क्या है इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि p एंड q आर इंटीजर्स, सो 3p माइनस 2q अपॉन 15q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, but we know that √3 is an irrational number। आप नीचे लिखना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा पार्ट क्या होगा रैशनल, और हमें पता है √3 इरेशनल है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे बस कि भैया जो 5√3 है और प्लस 2/3 इज not a rational number, hence 5√3 plus 2/3 is an irrational number, hence proved।
और अच्छा लिखना है तो वो जो लाइन है ना, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये जो अजम्पशन अराइज हुआ है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट से हुआ है वगैरह वगैरह। मतलब तुम्हें अगर बहुत अच्छे से लिखना है ना तो एनसीईआरटी की लाइन रट लो और छाप देना, ठीक। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये इंटीजर 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 था तो रैशनल देगा, और रैशनल इज इक्वल टू रैशनल ही हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये तो रैशनल है बट वी नो दैट कि ये इरैशनल है, तो जो कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमने बोल दिया वो रैशनल नहीं हो सकता और वो क्या होगा, इरैशनल होगा, हेंस प्रूव्ड। आगे आ जाओ। इसमें इंटरनल चॉइस है तो एक काम करते हैं, पहले ए वाला पार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अपन लिखेंगे पहले टेकिंग एलएचएस, समझते हैं टेकिंग एलएचएस। और एलएचएस में क्या दिया गया है तो आप कॉपी करना, मैं बोल रहा हूं कि क्या करना चाहिए तो आप एलसीएम ले लो। देखो इंडिविजुअली रैशनलाइज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इसका रैशनलाइज फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है रैशनलाइज फैक्टर, तो आप डायरेक्टली एलसीएम ले लो। डायरेक्टली एलसीएम लेने से क्या होगा, काम थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये मैंने लिख दिया सेक प्लस है, ये मैंने लिख दिया सेक माइनस है, और जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट बैलेंस हो जाएगा। क्यों, अरे दोनों लोग सेम है ना। चलो एक बार लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लेते चलते हैं, अरे ऐसा मत करना भैया, प्रूविंग में एक ही साइड लेते हैं, इधर एलएचएस और आरएचएस। तो मैंने लेफ्ट साइड लिया और सॉल्व कर रहा हूं। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगले स्टेप में जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को बैलेंस कर देगा। मतलब ये निकल के आ जाएगा सेक ए माइनस वन, और ये निकल के आ जाएगा सेक ए प्लस का वन, और नीचे क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। दिस विल कैंसल आउट, ये बन जाएगा टू टाइम्स सेक ए, और नीचे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन कितना होता है भाई टेन स्क्वायर ए। इसको यहाँ चिपका देना कि वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अपन ने बोल दिया ये हो गया, तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा टू टाइम्स सेक ए, और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल टेन है, वो कितना होता है वन अपॉन कॉस, और ये क्या होगा साइन अपॉन कॉस, कट गया साइन ऊपर गया तो आ गया ना कॉस ए के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इसका ऑप्शनल पार्ट। लो भैया ऑप्शनल पार्ट ये है, तो अगेन एलएचएस ले लो, टेकिंग एलएचएस क्या करो एलसीएम ले लो, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा कॉस ए, और ये क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन जाएगा भैया साइन ए, ठीक है। चलने दो फटाफट, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया वन होता है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन क्या बन गया साइन है। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर साइन दो है नीचे एक है, तो ऊपर बचेगा साइन है, सेम ऊपर बचेगा कॉस है। अब देखो यहां के बाद बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फर्दर क्या करें, लेकिन कुछ समझदार होते हैं समझ जाते हैं। तो देखो अगर तुम्हें नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तुम यहां तक छोड़ दो, फिर लिख दो टेकिंग आरएचएस। अगर तुम इसके आगे नहीं बना पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो जैसे वैसे होगा क्या पता है, इसको क्या लिखो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करो वन अपॉन साइन कॉस, फिर इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेकिन फिर मैं बोलूंगा इतना लोड मत लो, अगर तुम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, फिर तुम आरएचएस पकड़ लो। क्या है ये बोल रहा है tan a प्लस कॉट ए, बचा वन अपॉन दिस बिकम्स टू बी साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड दिस बिकम्स टू बी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं तुम नीचे लिखोगे, क्या लिखने वाला हूं मैं वन अपॉन बच्चा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, क्योंकि आफ्टर गेटिंग एलसीएम हमें ये मिल जाएगा, और इसको ऊपर फेंक दो, और ये हम पहले लिख चुके वन होता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, ये मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए। फिर अपन क्या लिख देंगे कि भाई एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, खत्म। जल्दी बोलो बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, क्लियर है, अच्छे से छाप लो। और छापने के साथ साथ ना तुम तो पैरेलली देख रहे हो तो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व किया करो, जब तुम्हें लगे नहीं आ रहा है तब वीडियो देखो, नहीं तो पहले पॉज करो खुद से करो फिर वीडियो देखो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्या कह रहा है, अ chord of a circle of radius this subtend a right angle at center of a circle, find the area of the corresponding minor segment। तो देखो मैं फ्री हैंडेड स्केच बना दे रहा हूँ, एक सर्कल है और एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, सपोज टू बी हियर इज अ कॉर्ड, और ये 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो मैंने ऐसे बोल दिया 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, और ये ए बी है, और ये क्या बोल रहा है, ये सबस्टेंड कर रहा है राइट एंगल एट सेंटर। बच्चा राइट एंगल एट सेंटर सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है, अपन ने बोल दिया सेंटर है, ये राइट एंगल है। क्या अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अरे सॉरी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड थोड़ी ना यार,
देखो अभी भारी मिस्टेक हो जाता है, रुक जाओ, इसीलिए ना क्वेश्चन को पढ़ो बार बार जब तक क्लियर ना हो जाए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड क्या कर रहा है, अ राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो बच्चा माइनर सेगमेंट यही बनेगा, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे तुम, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बोलोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ लिखना है तो माइनर सेक्टर लिख दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और कर दो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो लिखने के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन सॉरी नोटेशन यूज करो, नोटिफिकेशन नहीं भैया, मस्ती नहीं, इधर आओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो सेक्टर क्या बोलोगे तुम, बोलोगे कि सेक्टर है मेरे लिए एओबी, ये सेक्टर है, इसमें माइनस कर दो एरिया ट्रायंगल कौन सा भैया, एओबी, ट्रायंगल है एओबी, माइनस कर दो। अब एरिया ऑफ सेक्टर का तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, क्या होता था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लिख दिया। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यही लिखो, अगर 90 नहीं होता तब क्या करते, अभी 90 है तो तुमने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 आर स्क्वायर, तो देखो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको दिमाग में रखो, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर वो 45 हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ तो यहाँ से टेबल यूज कर लेंगे। बच्चा ये हो गया 90/360 और ये बन जाएगा 22/7। नहीं नहीं नहीं, पाई दिया गया है क्या, 3.14, तो भैया पाई की वैल्यू बोली गई है 3.14। रेडियस कितना था भैया, 10 था, 10 इंटू 10 माइनस 1/2, 10 इंटू 10 और साइन 90। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये जो 3.14 और 100 है, तो ये तो पहले तो बन गया 4, तो अपन लिख कैसे देते हैं, लिख ऐसे देते हैं कि दिस इज नथिंग बट 314, ठीक है, माइनस का ये 1 दे देगा तो ये कितना बन जाएगा 100/2, ठीक है। सो 314 माइनस का 200/4, देखो मैंने पहले एलसीएम लिया, कटिंग नहीं की, क्योंकि नंबर दिख रहे हैं आसान है, तो मैंने पहले एलसीएम लिया है। और एलसीएम लेके मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम नीचे करोगे क्या, कि एलसीएम ले लिया 4, तो 314 माइनस 200 और कितना दे देगा 114, कितना दे देगा भाई, ये दे देगा 114/4, ठीक है, सही है। अभी इसको कर लो, तो 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 7 जा और 5 जा, चेक कर लो भैया, 4 5 20 28 2 3 24 32 32 32 32 30 3, गड़बड़ हुआ है, 4 5 20 2 28 2 30, 8 6 32 3 5 होना चाहिए ना, रुक जाओ गड़बड़ हो गया, देखा, फिर से देखते हैं, आ जाओ, 4 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 बचा 34, तो ये हो गया 8 32, कितना बचेगा, अरे डायरेक्ट आ गया ना, फिर तो ये डायरेक्ट आ गया भाई 5, वो कहां से आ रहा था, देख लो, वर्किंग चेक जरूर करनी है। और ये तुमसे क्या बोल रहा था, एरिया निकालना किसका, माइनर सेगमेंट का, तो एरिया है तो यूनिट क्या चल रही थी, सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि सर 3 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, तो जो लिस्ट ऑफ आउटकम्स होगी, लिस्ट ऑफ आउटकम्स होगी वो क्या होगी, है ना। तो देखो रट्टा नहीं मारना है, आसान से समझा दूंगा तरीका, लेकिन चाहो तो उसके पहले एक तरीका लिख लो ऊपर भी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। अब बोलोगे ये क्या है, तो सुन लो एक कहानी छोटी सी, तुमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ रखा होगा कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं ना तो 2 आते हैं आउटकम, ईदर हेड्स और टेल्स। तो 2 to the power n, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉइन्स को, यहाँ 3 कॉइन थे 2 की पावर 3, ये मत लिखो तो भी चलेगा, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि तुम ये ऐसा याद रखोगे, तो 2 कॉइन होंगी तो 2 to the power 2 मतलब 4। अब वो कौन कौन से लोग हैं, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड हेड हेड, तो सीधे उसका अपोजिट लिख दो, टेल टेल टेल, फिर बोल दो हेड हेड टेल, किसी एक को चेंज करो, सेम इसका अपोजिट लिख दो, तो तुम क्या बोलोगे, टेल टेल हेड, फिर तुम क्या बोल दो, हेड टेल हेड, तो ये क्या बन जाएगा, टेल हेड टेल, फिर बोल दो टेल हेड हेड। लेकिन चेक करो क्या ये इधर तो नहीं था, क्योंकि इधर टेल को शिफ्ट किया तो उधर चला गया, इधर नहीं था ना, तो भैया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेड टेल टेल। उम्मीद करते हैं तुम्हें पूरे के पूरे 8 आउटकम्स याद हो गए होंगे, नहीं तो रट्टा मत मारो, मैंने क्या बोला, एक तरफ लिखो दूसरा उसका उल्टा, 4 के बन जाएंगे 8। तो देखो अपन ने क्या किया,
हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड टेल, तो उसका उल्टा टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, तो टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, तो अपन ने उल्टा कर दिया तो हेड टेल टेल। ठीक, अब तुमसे क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली टू टेल्स, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। पहले तो एक काम करना, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिख देना गेटिंग, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स, तो क्या लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब समझो कि यहां पर ऐसे कौन से सिनेरियोज होंगे जो एग्जैक्टली टू टेल्स देंगे, तो एग्जैक्टली दो टेल चाहिए, तो देखो एक सिनेरियो तो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया, दो दो और दो, इधर एक 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 तीन, तो बस आंसर कितना हो जाएगा 3/8, खत्म। अब मैं इधर लिख रहा हूं, तुम नीचे लिखोगे, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन हेड, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो भैया यहां है कहानी में छोटा सा ट्विस्ट, क्या, एटलीस्ट और एटमोस्ट जब आता है ना तब क्या करते हैं, तो सुनना, ये बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, तो हम क्या करेंगे, वो सारे आउटकम्स को काउंट करेंगे एज अ फेवरेबल, जहां पे कम से कम एक तो हो और मैक्सिमम जितने मिल जाएं। जैसे देखो मैंने इसीलिए कलर कोडिंग यूज करी है, वन हेड की बात कर रहा है, वन, केवल एक हेड चाहिए, तो एक हेड एक हेड एक हेड मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं, दो और तीन, तीन तक जाएगा ना, तो पहले दो वाले ढूंढो, मतलब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और फिर ये भी मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना होगा 7/8। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा था, एटमोस्ट टू हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, गेटिंग एटमोस्ट टू हेड्स। फिर से समझते हैं, जब एटमोस्ट की बात करता है तो ये कहता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना, दो, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 0, तो मैक्सिमम दो कहां पे मिलेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, है ना, तो मैक्सिमम दो चाहिए, तो दो के बाद एक आएगा, और वो कितने बोल रहे हैं, हेड्स, तो भैया ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और फिर ऐसी कंडीशन जिसमें हेड हो ही ना, तो हम क्या बोलेंगे, टेल, तो भैया आंसर वापस क्या हो जाएगा 7/8। ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, बच्चे ना बहुत ज्यादा इसमें गलतियां करते हैं, तो ध्यान से समझ लेना, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर समझो, फिर लिखो, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, इन द गिवन फिगर PC is a tangent to a circle at C, AOB is a diameter which when extended meets the tangent at P। कह रहा है CBA एंड BCO निकालना है और PCA 110 है, भैया PCA 110 है। चलो आज सॉल्यूशन लिखते हैं फटाफट। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कैसे बोलने वाला हूं कि सबसे पहले जो मेरे को पता है तो मैं इसी को लिख देता हूं, PCA कितना है भैया 110, ये क्या है गिवन। अब मैं क्वेश्चन को यहीं से ब्रेक करने जा रहा हूं, मतलब PCA को मैं लिख रहा हूं PCB, ठीक है, और PCB के बाद मैं लिख रहा हूं BCA। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सुनो, ये PCA था तो PCA को PCB और BCA, मतलब इन दो एंगल्स को ऐड करूंगा तो बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो PCB है भैया वो कितना होगा तो नहीं पता, लेकिन BCA कितना होगा तुम्हें पता है, सर ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा तो इधर लिख दे रहा हूं, एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑन द सेमी सर्कल। क्यों, अरे भैया तुमसे बोला गया था ना, क्या बोला गया था, तुमसे क्लियरली बोला गया था कि ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर तो एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो क्या मैं PCB को बोल सकता हूं 110 माइनस 90, जो कि PCB कितना बन जाएगा, बन जाएगा 20 डिग्री। ऐसा नहीं लग रहा सर मैथ्स पढ़ रहे हैं और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गया, कोई बात नहीं है, तुम मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, 17 तारीख को पेपर लिखना है तुम्हें, है ना, फोकस इधर रखना। तो भैया PCB कितना हो गया, 20 हो गया। आगे देखते हैं, हमसे बोला गया था CBA। अच्छा एक चीज और दिख रही है, क्या दिख रही है कि सर जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा PC पे, रीजन क्या होगा, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। क्या होगा, रेडियस टेंजेंट
थ्योरम। और रेडियस टेंजेंट थ्योरम के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, जो एंगल होगा, एंगल ओ सी पी, बच्चा ये 90 डिग्री होगा। अगेन ओ सी पी को ब्रेक कर दो, ओ सी पी को ब्रेक कर दो, ओ सी बी, ओ सी बी, और क्या लिख दो, पी सी बी, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अब देखो पीसीबी की वैल्यू तुम्हें पता है, तो चाहो तो उसको ड्राफ्ट कर देना 1, और ओसीबी निकाल सकते हो। तो ओसीबी कितना आएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और यहाँ बोल देना अपन ने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प ली है। तो भैया एंगल जो ओसीबी निकल के आएगा वो 70 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, ओसीबी ये 70 डिग्री है, तो भैया ये कितना है 20 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। तुम्हें डायग्राम में लिख के बता रहा हूँ समझाने के लिए, तुम मत लिखना, जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख लेना। कैसे, पूरा 110 था, ये 90 था, तो ये 20 बचा, अगर ये 20 है तो ये 70 बचा। तो पहले तुमसे क्या पूछा, सीबीए, सीबीए चलो नहीं निकला है, बीसीओ, तो बीसीओ भैया बीसीओ तो निकल आया है ना। तो अब खुद बताओ, अगर सीबीए निकालना है, सीबीए निकालना है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इन ट्रायंगल बीसीओ क्या बोलेंगे, OC इज इक्वल्स टू OB, ब्रैकेट में क्या लिख देना, रेडिया है। तो हम क्या बोल देंगे, एंगल कौन सा, OC के सामने बन रहा है CBO, और इसके सामने क्या बन रहा है, OC, क्या बनेगा OB के सामने OCB, ठीक है। देखो OC के सामने CBO और OB के सामने OCB, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, जो कि होंगे 70 डिग्री, और रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल, opposite angles of equal sides, क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो भैया अभी जो जो तुम्हें चाहिए था CBA, तो देखो ना CBA, तो बात वही है, CBO CBA कितना आ गया 70। तुमसे बोल रहा है BCO, तो BCO कितना आ गया 70। स्टेटमेंट में आंसर लिख देना, काम खत्म। आ जाओ, सेक्शन डी स्टार्ट होता है, सेक्शन डी स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा था, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, ईच इक्वल साइड दिस टाइम ऑफ द बेस। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं फटाफट, लेट कर लेते हैं बेस को। भैया बेस को अगर मैंने x और सेंटीमीटर लेट कर लिया है, तो ईच इक्वल साइड, तो जो ईच इक्वल साइड होगी वो कितनी होगी 5x बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर पेरीमीटर की मैं बात करूं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 32, यही दिया गया 32। आफ्टर गेटिंग एलसीएम तो क्या बोल रहे हैं, 6 6 लगा दो 10, 16x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 32, तो x बिकम्स टू बी 12, 16 2 जा 6 2 जा 12, x की वैल्यू आ गई। सो sides of the triangle are, क्या क्या निकल के आएंगी साइड्स, तो देखो एक आ जाएगा 12, तो बाकी कितने आ जाएंगे 10 और 10, बोलो भैया सही है ना, 10 20 30 2 32। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कहा है उसने कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। भैया पेरीमीटर से क्या निकाल लिया, पेरीमीटर से निकाल लिया बेस, बेस निकालने के बाद हमसे क्या कह रहा है, तुम एरिया बताओ क्या होगा। तो देखो हिरॉन्स कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो अगर हिरॉन सोच रहे हो तो तुम लगा लो, नहीं सोच रहे हो तो मत सोचो, मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। देखो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या 1/2 b ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ पे ए है क्या है इक्वल साइड, बी क्या है नॉन इक्वल साइड या फिर बेस। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं तो रट्टा मत मारना, इधर आओ, ये तुम्हारे लिए कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है भैया तुम्हारे लिए 10 सेंटीमीटर, नीचे वाला कितना है 12 सेंटीमीटर। तुम बोल दो कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बोल देना इन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या AD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। तो हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू DC बिकम्स टू बी 6 सेंटीमीटर। फिर बोल देना भैया इन ट्रायंगल ACD एंगल D कितना है 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
तो भैया ये कितना है 10 का स्क्वायर, एडी कितना है अपने को पता नहीं, सीडी कितना है 6 का स्क्वायर, तो क्या मैं बोल दूं एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 विच इज नथिंग बट 64, सो एडी बिकम्स टू बी 8 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो अगर अब मैं बोलूं एरिया ट्रायंगल एबीसी, तुम क्या बोलोगे हाफ BC इंटू एडी, इवेल्युएट कर लो भैया, हाफ BC था 12, एडी आया है 8, ठीक है, कट कर लो तो कितना बन जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, काम खत्म, ठीक, आसान था 5 नंबर में, और क्या आसान चाहिए तुम्हें फिर। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 इंटरनल चॉइस में है, 2 पार्ट है, पहले पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा था सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म, मतलब क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं भैया फटाफट। हमसे क्या बोल रहा है, थर्ड और किसका सम लेना है, सेवेंथ टर्म का, इन दोनों का सम कितना दिया गया 6। तो एक काम करते हैं, बाय यूजिंग द nth फॉर्मूला, मतलब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम क्या बोल देंगे, ये बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये बन जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। सो दिस इज नथिंग बट a प्लस 2d and this is a plus 6d is equals to 6. So 2a plus 8 times of d is equals to 6. 2 कॉमन कर लो आप, तो a plus 4d is equals to 6, तो ये मिल जाएगा आपको a plus 4d की वैल्यू मिल जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 1। जितना पढ़ा उतना अपन ने कर लिया। फिर बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, थर्ड टर्म था और सेवेंथ टर्म था, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 8, ठीक है। तो भैया आ जाओ वापस से, हम इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे a प्लस 2d है, और भैया ये कितना है a प्लस 6d है, और इसको हमने बोल दिया 8 है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर बनेगा, ad बनेगा, d स्क्वायर बनेगा, बनेगा, या चलो तुम्हें देखना है तो तुम कर लो, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस का 6ad प्लस का 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 8ad और प्लस का 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। लेकिन सर अब करें क्या समझने वाली बात है कि अब हम क्या करें। तो यहां पर कहीं ना कहीं तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, दिस इज नथिंग बट 4 माइनस 3d, तो इस a की वैल्यू 3 माइनस 4d यहां पे रख दो, सो 3 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8, 3 माइनस 4d मल्टीप्लाइड बाय d प्लस का 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इवेलुएट करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab 24d बन जाएगा, प्लस का 24 माइनस का 32d बन जाएगा, और भैया d स्क्वायर d भी तो चल रहा है बाहर, तो ये बनेगा d और ये बनेगा माइनस का 32d स्क्वायर प्लस का 12d स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां तक एक बार देख लो, क्लियर है। अभी लाइक टर्म अनलाइक टर्म फटाफट ढूंढो और सॉल्व कर दो। तो मैं तो क्या बोलने वाला हूं कि ये तुम्हें दिख गया 24d, ये तुम्हें दिख गया 24d, काट दो, ये दिखा 16, ये 12, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 28d स्क्वायर माइनस का 32 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर, हो गया, और ये तुम्हें दे देगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, जब तुम इसको सॉल्व इवेलुएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4d स्क्वायर, माइनस का 4d स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 4d स्क्वायर होगा वो 1 बन जाएगा, मतलब जो d स्क्वायर होगा वो 1/4 बनेगा, तो जो d की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1/2 आएगी, ठीक है। मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। अगर d की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं कि d की 2 वैल्यू आई हैं, तो एक काम करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं 1/2, वहां से सॉल्यूशन निकालते हैं, प्लस 1/2 ले लेते हैं, और वहां पे a क्या निकल के आएगा, तो a क्या था 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d, तो भैया a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 1 आ जाएगा। मतलब जब d की वैल्यू मैंने 1/2 ली है तो a की वैल्यू कितनी आई है भैया, a की वैल्यू आई है 1, और एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार d की वैल्यू ले लेते हैं माइनस 1/2, तो a कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 और इन ब्रैकेट 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस तो बन जाएगा 5, मतलब एक बार a की वैल्यू 1 आ रही है जब d लिया है 1/2, और एक बार a की वैल्यू आ रही है 5 जब d लिया है माइनस 1/2।
क्रॉस चेक करना है तो तुम ऐसे देख लो कि अगर मैं थर्ड टर्म निकालूंगा तो थर्ड टर्म क्या निकलेगा भैया, थर्ड टर्म क्या निकलेगा, एक बार ये सिनेरियो लेते हैं। तो थर्ड टर्म क्या निकलेगा, a प्लस टू डी, मतलब 1 प्लस 2 कितना निकलेगा 3, करेक्ट, a प्लस टू डी, तो d 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वेट वेट वेट, a प्लस टू डी, तो d की वैल्यू 1/2 है, तो 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 2। और अगर मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड टर्म, और एक बार ले लेता हूँ सेवेंथ टर्म, तो a प्लस 6d मतलब 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा भैया 4। अब जरा देखो इन दोनों का एडिशन 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, प्रोडक्ट 8 आ रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन तो ट्रू है। तो अगर एक बार मैं माइनस वाला कंडीशन ले लूँ तो a3 कितना निकल के आएगा, वो भैया कितना है 5, और बन जाएगा प्लस का 2d, है ना। तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, माइनस का लिख देते हैं 1/2, तो भैया दिस इज नथिंग बट कितना बन जाएगा 4। और a7 की बात करें तो 5 प्लस कितना बनेगा 6 इन ब्रैकेट माइनस का 1/2, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए 3, मतलब ये 2 बन जाएगा। अगेन सही है, मतलब मैं बस आपको क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूं कि दोनों वैल्यू सही हैं। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, दैट मींस यू हैव टू फिगर आउट S16, तो S16 निकालोगे कैसे, तो S16 को निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए Sn का फॉर्मूला, तो अपन क्या बोलेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक काम करते हैं, d की वैल्यू 1/2 लेते हैं और a की वैल्यू 1 लेते हैं और इससे इवैल्यूएट कर देते हैं। तो 16 रखने पे कितना दे देगा, 16/2 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है। ये कितना दे देगा भाई, ये तुम्हें दे देगा 8, तो ये तो हो गया 8, 2 1 जा 2 और प्लस का ये कितना दे देगा 15/2। आफ्टर गेटिंग एलसीएम ये बन जाएगा 19/2, तो 4 जा, तो S16 कितना आ जाएगा 76, कितना आ गया भैया, ये बन जाएगा 76। ये कब हुआ, जब d को 1/2 और a को कितना लिया है 1 लिया है। तो एक बार क्या करते हैं अपन, एक बार हम S16 निकाल देते हैं इधर, ठीक है, S16 मतलब 16/2, लेकिन यहां पर a को कितना लेने वाले हैं 5 और d को -1/2, तो क्या बोलेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन कितना बनेगा 8, तो ये हो गया 8, ये कितना बन जाएगा 10 और प्लस का, तो प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस का बन जाएगा 15/2, तो 8 इंटू कितना बनेगा 5/2, तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 20। तो दो आंसर आएंगे, बात समझ लीजिए, दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। जब मैंने a को 1/2 और d को 1 लिया है, सॉरी a को 1 और d को 1/2 लिया है, तो S16 कितना है 76, और एक बार मैंने d को -1/2 और a को 5 लिया है, तो आप देख सकते हो ये 15/2 20 माइनस 5 5/2 टू 20, समझ रहे हो ना। तो दो AP बन रही हैं, एक असेंडिंग दूसरी डिसेंडिंग, तो सम भी है, चेंज आ रहा है, एक बार आ रहा है 76 और एक बार आ रहा है 20। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा था मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कंपटीशन इज 8 years, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 years, ठीक है, एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हेन सीटेड इन द ऑर्डर ऑफ एज हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 months। भैया कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूं AP बन के तैयार हुई है, ठीक। और इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स is 168 years, find the age of the eldest participant। देखो अगर मैं बोलना चाहूं तो जो बन के फॉर्म तैयार हुआ है AP, तो A की वैल्यू कितनी आई है 8, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है देखो ये ईयर्स में वो मंथ में है, तो मैं बोलूंगा 4/12 कर दो, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो 8 years का बच्चा है सबसे पहला, और हमने जब ऑर्डर मेंटेन किया एज के अकॉर्डिंग, तो जो नेक्स्ट बच्चा है और जो पहला बच्चा है उनके एज में 4 month का गैप है, तो हम क्या बोलेंगे 4/12 1/3 years। और यहां पे क्या बोल रहा है, उन सारे बच्चों का जो एज का एडिशन है वो 168 है। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, कि मेरे को पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी से इवैल्यूएट कर लो, ये बन जाएगा 168, n अपने को पता नहीं है, a की वैल्यू अपने को पता है 8 है, और n अपने को पता नहीं है, और d की वैल्यू है 1/3। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 336, ठीक है, और ये n ये बनेगा 16 प्लस n माइनस 1/3। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने क्या बोलना है कि यहां पर अपन ने एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद
एलसीएम लेने के बाद कितना बन गया 168 मल्टीप्लाई बाय 2 तो बन जाएगा 336 इज इक्वल टू n 8 टू द 16 n माइनस 1/3। फर्दर इसको इवेलुएट कर लेते हैं 336 इज इक्वल टू n और आफ्टर गेटिंग एलसीएम एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा 3 लेंगे तो 16 3 जा 48 ठीक है और ये कितना बन जाएगा n माइनस 1 ठीक है। अभी आप इसको फर्दर और चाहो तो 3 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो 3 6 जा 18 199 और 1 बन जाएगा 100। एक बार चेक कर लो भाई 6 3 18 एक कैरी 33 3 99 और 100 और ये कितना दे देगा 47n प्लस का n स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी n स्क्वायर प्लस का 47n माइनस का 1008 इज इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक मिल गई और इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूं तो मल्टीप्लाई करने पे 1008 सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए 47। नंबर सोचो भाई नंबर क्या बनेंगे तो दिमाग में फिलहाल रैंडम तो कुछ आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा और सोचें कितना बन सकता है। चलो कोई नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं है ना इतना क्या लोड लेना 25042257 फिर किससे जाएगा ये नहीं ये तो 2 आएगा ना भाई हाँ अभी 2 कितना बन जाएगा 126 ठीक आगे और क्या बन जाएगा ये अपने लिए 263 फिर 321371 नंबर सोचो भैया नंबर सोचो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1008 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने में 47 आ जाए कितना बन जाएगा ये कुछ दिख रहा है 8 7 जा 56 और ये 12 56 और 12 44 नहीं गड़बड़ नंबर ढूंढो नंबर 9 4 जा 36 माइनस करना है ना ढूंढो 8 16 बहुत बड़ा हो जाएगा यार नंबर क्या होंगे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी द मिनिमम एज ऑफ द चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पार्टिसिपेंट ठीक है इट ऑब्जर्व द यंगेस्ट 8 इयर्स द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट सीटेड इन ऑर्डर कॉमन डिफरेंस 4 मंथ इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ पार्टिसिपेंट 168 फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट तो ठीक है यार पहला वाला पर्सन ए हो गया 8 और फिर कॉमन डिफरेंस 4 मंथ का डिफरेंस है तो 4/12 1/3 एस 168 n अपॉन 2 a प्लस ठीक है n माइनस 1 डी 8 2 16 1 32 1 33 n 16 38 प्लस n माइनस 1 3 4 18 1 99 100 ठीक है नंबर ढूंढने पड़ेंगे यार नंबर एक काम करें इसको पकड़ें क्या 28 अभी क्या बच रहा है 9 4 36 और सब्ट्रैक्ट करने में तो और छोटा हो जाएगा यार सब्ट्रैक्ट करने में अपने को 47 चाहिए 47 ये कितना बन रहा है 63 और ये कितना बनेगा क्या बात है देख रहे हो यार नंबर ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया है ना वो मिल गया है 63 और वो मिल गया है 16 और बन गया 47 थोड़ा सा पका दिया इसने ठीक है चलो आ जाओ तो अपन क्या बोलेंगे n स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 63 माइनस का 16 और n माइनस का 1008 इज इक्वल टू 0 तो अपन क्या बोलेंगे n स्क्वायर प्लस का 63 n माइनस का 16 n माइनस का 1008 इज इक्वल टू 0 अगर मैं n कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा n प्लस 63 माइनस का 16 कॉमन करेंगे तो n प्लस 63 इज इक्वल टू 0 सो फाइनली n प्लस 63 कॉमन करने में बन जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बेटा यहां से जो रिजल्ट आएगा माइनस 63 जो कि होगा नॉट पॉसिबल क्यों आप खुद बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या नहीं तो n की वैल्यू जो 16 आएगी ये अपने लिए सही होगी
तो आपसे पूछ रहा फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है A16, तो अपन क्या बोलेंगे A प्लस 15D, A की वैल्यू 8 प्लस 15 इंटू 1/3, भैया 8 5 13 साल, मतलब जो सबसे बड़ी उम्र का बच्चा होगा वो 13 ईयर्स का होगा। ठीक है, होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो देखो, थोड़ा नंबर ढूंढने में भी टाइम लगा है क्योंकि शायद वो अपन बहुत जल्दी क्लिक नहीं कर पा रहे थे, फिर ढूंढने में सोचने में समय लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल गया, कर लिया। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव नहीं होंगे, ये पॉसिबल है। और वही पूछा था सबसे बड़े बच्चे की एज, निकाल दी, आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा भी गया है। ये तुमसे कह रहे हैं द गिवन फिगर PA QB RC परपेंडिकुलर टू AC, X यूनिट है, Y यूनिट है, Z है, प्रूफ करना ही है। तो चलो आ जाओ प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं भैया। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक ट्रायंगल पकड़ लो, एक ट्रायंगल पकड़ लो BCQ, एक ट्रायंगल पकड़ लो BCQ और एक ट्रायंगल पकड़ लो BCQ, तो ACP पकड़ लो। अब कुछ सोचेंगे सर BPT लगा दो क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीन के तीनों, आपसे बोला गया ना ये और ये परपेंडिकुलर, तुम बोलोगे सर इस ट्रायंगल में BPT लगा दो। बच्चा BPT से नहीं बनेगा ये, क्योंकि BPT इनका रिलेशन नहीं देगा, दैट्स द रीजन हम BPT नहीं लगाएंगे, हम सिमिलैरिटी करने वाले किसमें, BCQ छोटा वाला और उसी के रिस्पेक्ट में इधर बड़ा वाला ACP। तो हम क्या बोलने वाले हैं, जो एंगल BCQ है वो इधर एंगल बन जाएगा ACP, क्या बन जाएगा, कॉमन एंगल, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कॉमन एंगल। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर जो एंगल है CBQ और इधर जो एंगल है CAP, ये बच्चा 90 और ये हो गया गिवन। ये दो बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, तो तुम क्या बोलोगे, बाई AA रूल, बाई AA रूल। हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल कौन सा, A, ट्रायंगल कौन सा, ACP, ACP सिमिलर होगा तो किसके होगा, BCQ। अगर ये सिमिलर होगा तो तुम बोल सकते हो कि AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन BQ। ठीक है, ये अपन ने क्या बोल दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसको चाहो तो ड्राफ्ट करके छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगर सेम सिनेरियो मैं इसमें बोल दूं कि सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ACR, ACR बच्चा ये सिमिलर होगा ABQ के, तो अपन क्या बोल देंगे, AC अपॉन AB। ठीक है, इसको बोल दो AC अपॉन AB इज इक्वल टू, क्या बोल दें इसको, BQ, CR अपॉन BQ। तो AC AB इसको बोल दो CR अपॉन BQ, क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, अब इसको तुम बना दो कुछ ऐसा, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो देखो पहले तो इधर डायग्राम में बता देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किया मैंने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किया मैंने। अगर इन दोनों को मैंने सिमिलर कर दिया तो एक रिलेशन निकल के आया है ये। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 को कुछ ऐसा लिख दूं मैं, BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन AP, ये थोड़ा मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेम इसको भी लिख दो, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन CR। पता मैं क्यों बोल रहा हूं यार, देखो नीचे दोनों में AC दिख रहा है मेरे को डिनोमिनेटर, और दोनों में सेम हो जाएगा। अब मैं ऐसा बोल देता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर दो। जैसे तुम 1 और 2 को प्लस करोगे, तुम बोलोगे BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन AP प्लस BQ अपॉन CR। यहां से लिखना चालू कर रहा हूं कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलसीएम सेम है, ये बन जाएगा BC प्लस AB। और बच्चा BQ कितना था अपने लिए, Y, AP कितना था X, BQ कितना Y, CR कितना है Z। तो नथिंग बट अगर मैं ध्यान से देखूं BC और AB को जोड़ने में बन जाएगा AC, तो AC अपॉन AC इज इक्वल टू Y कॉमन कर लो तो 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन X, ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली लास्ट लाइन आपको दिख जाएगी एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कि ये 1 है और ये इधर आएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन Y, तो 1 अपॉन Y इज इक्वल टू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान था, 5 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। इधर आ जाओ, ऑप्शनल चॉइस है, और ये तो मैं बोलूंगा भाई तुमने अगर एनसीईआरटी करी है, एनसीईआरटी अच्छे से करी है ना, खत्म है ये। क्या यहाँ गिवन तो यार लिख देता हूं मैं, है ना,
पीछे वाले ने नहीं लिखा, वो तुम लिख लेना, यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों रिलेशन यूज करना है। वो बोल रहा है ए बी बी सी और ए डी, मतलब ए बी बी सी और ए डी ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर, मतलब ये रहा पी क्यू, ये रहा क्यू आर और ये रहा पी एम। भैया मैंने ऐसे कुछ बना दिया, और रेफरेंस के लिए डायग्राम भी बना देता हूं ताकि तुम समझ पाओ कि एक ट्राइंगल है कौन सा ए बी सी, जहां पर ए डी क्या है, मीडियन बोला है उन्होंने, मीडियन, अगर मीडियन है तो इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एडी क्या है भाई, मीडियन है, अगर वो मीडियन है तो वो बाइसेक्ट करेगी। सेम एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो मैं ऐसे बना देता हूँ पी क्यू आर, ये बन गया पी, ये क्यू, ये आर, जहां पर मीडियन है कौन है, मीडियन है पी एम, ठीक। एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ए डी मीडियन है तो बाइसेक्ट करेगा, और पी एम मीडियन है तो वो बाइसेक्ट करेगा। ये रिलेशन अपने को पता है, तो टू प्रूव करना क्या है, टू प्रूव अपने को करना है जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो आ जाओ, सिमिलर कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे प्रूफ, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये पूरा मैंने लिख दिया और इसको मैंने बोल दिया ये गिवन का पार्ट था। अच्छा ये बताओ, मीडियन जब एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आता है तो साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि AD इज अ मीडियन, अगर AD मीडियन है तो वो क्या करेगा, BD इज इक्वल टू CD करेगा, जो कि हाफ ऑफ CD होगा, सेम इन दिस वन। तो अगर मैं अपने मन से, अगर बच्चा मैं अपने मन से बोलूं कि भाई इस वाले पार्ट में अपने मन से बोल दूं कि 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 का मल्टीप्लाई, सो दिस इज नथिंग बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ बी सी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बाय एस 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 रूल ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू एम, और अगर ये सिमिलर हो गए तो जो एंगल बी होगा बच्चा वो एंगल क्यू के क्या आएगा, इक्वल, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इस कहानी को अपने गिवन के साथ यूज करूं, ठीक है, कैसे यूज कर रहा हूं तो समझना, मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या मैं लिख रहा हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये बच्चा गिवन है, ठीक है। और फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल आ गया, जो कि अपन ने क्या बोल देंगे, प्रूव्ड अबव। अभी अभी अपन ने प्रूफ किया है, तो रूल कौन सा लग जाएगा, रूल लग जाएगा बाय एस एस रूल। रूल कौन सा लग जाएगा, रूल लग जाएगा बाय एस एस रूल। लग गया कि नहीं लग गया, कौन सा रूल लग गया, एस ए एस, और एस एस रूल के थ्रू हम क्या बोल देंगे, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, होगा पी क्यू आर के, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलो आगे देखो, कह रहा वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन इफ द हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन है, रेफरेंस के लिए देखो डायग्राम बना रहा हूं, समझ लेना, है ना, रेफरेंस के लिए डायग्राम बना दे रहा हूं। क्या बोल रहा है आपसे कि इन्वर्टेड कोन है, ये आपके लिए एक इन्वर्टेड कोन हो गया, ये आपके लिए एक इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक। क्या क्या बोल रहा है वो, इन्वर्टेड कोन है, हाइट है, तो एक काम करता हूँ सॉल्यूशन लिखता हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। शेप कौन सा है अपने लिए, तो शेप अपने लिए बच्चा बात हो रही है कोन की, और कोन के लिए क्या बोल रहा है वो, हाइट। हाइट कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है यहां से लेकर यहां तक कितना है, वो आपके लिए 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, मतलब जो रेडियस है इसकी कितनी दी गई है, तो रेडियस इसको बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है बच्चा, ये बोल रहा है ये जो रेडियस है वो आपके लिए 5 सेंटीमीटर है। और फिर क्या बोल रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी कहां तक भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, मतलब टॉप रीच लेवल तक, टॉप रीच लेवल तक जहां तक ये कंटेन कर सकता है वहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। और हमने इसमें क्या कर देना है, तो तुमसे क्या कह रहा है कि व्हेन लेड शॉट्स
each of which is a sphere of radius is this are dropped into the vessel 1/4 of water. मतलब मैं इसमें एक स्फेरिकल, एक रेफरेंस के लिए, ये मान लो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, लेड शॉट, उसको मैंने ड्रॉप किया है। तो कह रहा है बताओ कितने होंगे वो शॉट जिसको ड्रॉप करने से 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट, तो अपन क्या बोलेंगे, जो उसके लिए रेडियस है, तो एक काम करते हैं उसको नोटेशन भी मार्क कर देते हैं, R1 बोल देते हैं, उसको मैंने R बोला, इसको R1 बोल दिया है, और वो कितना है भैया 0.5 सेंटीमीटर है। और हमसे बोल रहा है कितने होंगे वो, कौन, शॉट्स कितने होंगे, तो अपन एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ लेड शॉट्स BN, कितने डालूंगा मैं, N शॉट्स उसमें ड्रॉप करूंगा तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या N मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इज इक्वल्स टू, उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने इतने लेड शॉट उसमें ड्रॉप किए तो उसकी वजह से क्या हुआ, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ, 1/4 वाटर, मतलब जब मैंने बहुत सारे इनको ड्रॉप किया होगा तो यहां से पानी बहा, कितना पानी बहा, तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो गया। तो आप खुद बताओ, ये तो N हो गया, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो R1 क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये कोन के अंदर पानी है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। भैया ये वर्किंग देखना, पाई से पाई मैंने कट कर दिया, 3 से 3 मैंने कट कर दिया। अब जब मैं n की बात करूंगा तो पहले एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं, ये कितना है 0.5, 0.5 और 0.5, ये मैंने लिख दिया 1/4 और इंटू R यहाँ पे कितना है, R है 5 इंटू 5 इंटू H कितना है 8। अच्छा एक काम करेगा, ये डेसिमल 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 रिमूव करके 1 2 3 1 2 1 2 कट कर दिया, ठीक है, और ये 4 से कट कर देता हूं मैं 2 टाइम्स। क्या दिख रहा है मेरे को, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर एक क्लैरिटी कुछ तो दिख रही है अपने को, कि अगर हम बोले 2 से इसको कट कर दो तो ये 2 और 2 5 10, तो जो n आएगा वो 100 आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो सर ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, आपने बस इतू सा लिखा है। अरे भैया पन्ना भरने का नंबर नहीं मिलता, मतलब तुम ऐसा मत सोचो कि पेज भर देंगे 5 मार्क मिल जाएंगे ना। अगर तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, तुमने काम पूरा किया है, वैलिड किया है और अच्छे से साफ सुथरा किया है, सब कुछ लिखा है, नंबर पूरे मिलेंगे। सो फाइनली आप जब आंसर लिखेंगे तो आंसर किस में लिखेंगे, स्टेटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अब आते भैया केस स्टडी पे। कह रहा a garden designer is planning a rectangular lawn that is to be surmounted by a uniform walkway। अच्छा इन्होंने रेफरेंस के लिए बोला, ये दिख रहा है एक वॉकवे, फिर वो बोल रहे हैं द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज दिस, ये लाइन हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, ये काम हो सकती है। द विथ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड, दिया भी गया, इधर भी x है इधर भी x है। तो आपसे कह रहा है formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking the width of the walkway is this। अच्छा ये बताओ जो गार्डन अंदर है ये 12 है, तो अगर मैं बाहर के लिए डायमेंशन की बात करूंगा तो 12 + 2x होगा। कैसे, अरे भाई यहां तक तो 12 होगा, ये x है और ये x है, तो हो गया ना 12 + 2x। सेम ये कितना निकलेगा 10 + 2x निकलेगा। और वो तुमसे बोल क्या रहा है, वो तुमसे बोल रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया द लॉन एंड द वॉकवे। मतलब क्या हुआ, लॉन एंड द वॉकवे दोनों को चाहिए उन्हें, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 12 + 2x या 2x + 12 या फिर 2x + 10 ऐसे लिख लेना, ठीक। और इसको उन्होंने क्या बोल दिया, ये अपने लिए 360 था, तो उन्होंने बोला ना फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बना लेते हैं। ये बन जाएगा 4x², 2 2 = 4, ऐड करो कितना बनेगा 10 20 22, मतलब ये बन जाएगा 44x और माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 120 और माइनस का 360 = 0, ठीक है। यहां तक होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, 2 2 = 4x², 24 और 20 44x और 120 माइनस 360, ये बन जाएगा 4x² प्लस का 44x और माइनस का कितना बनेगा ये 240 = 0। 4 कॉमन करके फेंक दो तो ये बन जाएगा 11x माइनस का 60 = 0। ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, ठीक। आगे देखते हैं,
सेकंड कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आया कितना था भाई, पहले देखना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60, अच्छा प्लस 11x माइनस 60, प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो नंबर क्या होंगे भाई 15 और 4, तो 15x माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x प्लस 15 और ये बन जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या बोल रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 15, जो कि होगा नॉट पॉसिबल। क्यों भैया, जो डायमेंशन होते हैं कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या बोल देंगे, जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपी पर स्क्वायर मीटर इज दिस, कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया क्या आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट रेट, दिस विल कैंसल आउट 240 स्क्वायर मीटर इज द आंसर। कुछ नहीं था, आसान था यार ये तो। चलो कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। तो भैया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन, तो पेरीमीटर ऑफ लॉन क्या बनेगा 2l प्लस बी, तो 2। अब एक काम करो, ये कितना था 12 प्लस 2x, और x की वैल्यू कितनी है ये एक बार देख लेते हैं भैया, अपन ने कितना निकाला था x की वैल्यू, x की वैल्यू निकाली थी 4, तो 8, तो बच्चा ये बन जाएगी 20, और 10 प्लस 2 इंटू 8 तो कितना बन जाएगा 26, ये 30 बनेगा ना। तो चार कितना था, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 2 इंटू 4 ये बनेगा 18, हाँ अभी ठीक है ना, सही है। हाँ 2x दोनों में कॉमन था, दो का ही डिफरेंस है, तो 20 और 2 18, ठीक है अभी ठीक है। तो पेरीमीटर कितना बन जाएगा 2l प्लस बी, मतलब 20 प्लस 18, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 38, मतलब कितना बन जाएगा भाई 76 यूनिट, क्या था मीटर, कहीं सेंटीमीटर लगा दिया क्या मैंने, मीटर लगाया है। हाँ ठीक है, होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा अ लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ बाय द सी, वॉचिंग ओवर शिप्स दैट pass by. One day a ship is seen approaching the shore, and from the top of the lighthouse the angle of depression of the ship are observed to be 30 degree and 45 as it moves from P to Q। अच्छी बात है कि तुम्हें डायग्राम बना के दिया गया है, ठीक। अब यहां पे देखो मार्क कर लो भाई, ये तुम्हारे लिए 30 डिग्री हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए 45 डिग्री हो जाएगा। वो तुमसे कह रहा है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर। अच्छा ये बताओ, अगर ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो 50 मीटर है, तो अगर मैं tan 45 लेता हूं तो 50 मीटर तो ऐसे ही आ जाएगा यार, और अगर मैं tan 30 लेता हूं तो ये पूरा निकल के आ जाएगा 50√3 मीटर्स, ये पूरा निकल के आ जाएगा। फटाफट देखो मैंने कर दिया, पूछ के यार आप देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट क्यू वेयर द एंगल इज दिस। अरे तो भैया अभी तो बताया मैंने तुमको, tan लगा लो थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा को लिख दो 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है अपने को पता नहीं, जो कि है AQ। tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो AQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लिख दो जो AQ की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 मीटर्स, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ PBA और QBA। PBA क्या पूछ रहा है, PBA, ओके तो चलो इसमें भी लिख लेते हैं भाई, ये अपने लिए 30 डिग्री, ये अपने लिए 45 डिग्री, और ये 90 था, तो भैया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलो अब हमसे बोल रहा है PBA, तो आप एक चीज बताओ PBA, तो PBA को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं PBQ प्लस QBA। अगर देखा जाए तो QBA वो तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, और PBQ वो कितना निकल के आ जाएगा 15 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब बोलोगे कैसे, तो इधर आ जाओ, अरे भाई ये 30 था ये 45, तो 45 में 30 गया, ये बचेगा 15, ठीक। वो तुमसे पूछ रहा QBA कितना होगा, तो QBA, अरे ये तो ऐसे निकल आया ना यार 45 डिग्री, खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन P एंड Q। यार देखो अगर पहला वाला डायग्राम तुम्हें याद हो तो अपन ने पहले ही कर लिया था, तो PQ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, PQ की वैल्यू निकल के आएगी PA
माइनस ए क्यू, और पी ए कितना निकल के आएगा 50√3, और ए क्यू कितना निकल के आएगा 50। कैसे, फिर बता दे रहा हूँ भैया। ये 30 था, ये 45 था, तो tan 45 की वजह से 50 मीटर था, तो ये भी 50 मीटर आ जाएगा, और tan 30 की वजह से ये निकल के आ जाएगा 50√3। तो 50√3 में 50 हटा दो तो कितना निकल के आ जाएगा 15 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स। खत्म। ठीक। अच्छा ये ऑप्शनल है, मतलब एक और पार्ट होगा। कह रहा है इफ द शिप कंटिन्यूअस मूविंग टूवर्ड्स द शोर एंड द टेक 10 मिनट्स ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, क्यू से ए तक जाने में उसको 10 मिनट लगता है, तो कह रहा है क्यू से ए तक, देखो 10 मिनट लगता है कहां से, क्यू से ए तक जाना, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए। तो भैया क्यू से ए की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 50 मीटर, और टाइम उसको बच्चा कितना लग रहा है 10 मिनट, तो कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं ये 600 सेकेंड हो गए कि नहीं हो गए। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस कितनी है 50 और टाइम कितना है 600, दिस विल कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा 1/12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चाहिए किसमें किलोमीटर पर आवर, तो एक काम कर दो, किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए अपन क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो 6 3 जा और 2 जा, तो नथिंग बट 0.3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, है ना। क्या किया, डिस्टेंस अपने को पहले से पता थी, टाइम 10 मिनट थे, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हो गए, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, जो कि हो गया 0.3। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है, द इंडियन Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the result. कह रहा है कि कुछ रेनफॉल एमएम में दिया गया है, नंबर ऑफ सब डिविजन्स दिए गए हैं, कह रहा है राइट द मॉडल क्लास। भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो मॉडल क्लास हो गई 600 से 800। ठीक, आगे आ जाओ। वो बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, तो भैया मीडियन निकालने के लिए तुम क्या निकालोगे, CF निकालोगे, मतलब ये हुआ 3 3 4 7 7 7 14 4 18 18 3 21 3 24, ये क्या आ गया अपने लिए n, तो n/2 कितना आ जाएगा 12। 12 है कहीं पे नहीं, तो ये अपने लिए बनेगा मॉडल क्लास, ये बच्चा अपने लिए बनेगा मॉडल क्लास। और जैसे ये मॉडल क्लास बनेगा तो अपने को क्या बोल रहा है मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था L + n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। इवेल्युएट कर लो तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 600, n/2 कितना है 12 माइनस CF कितना हो जाएगा 7/F, F कितना हो जाएगा 7 इंटू H कितना आ जाएगा 200। ठीक है, पता है ना सारी चीजें। मीडियन का फॉर्मूला L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 ये रखी हुई है, CF क्या होता है प्रीसीडिंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और H क्या है क्लास साइज। अभी आप इसको फर्दर इवेलुएट कर लो तो बन जाएगा 600, और ये कितना बनेगा 5 इंटू 200/7। भैया इसको मैं फर्दर इधर कर देता हूँ, ये हो गया 600 प्लस का 1000/7 4200 प्लस 1000/7, सो 5200, ठीक है अपॉन 7, कितना निकल के आएगा 7 7 जा 49, बचा कितना 30, 4 जा, फिर बचा कितना 20, 3 जा होल 9/7 mm, है ना, क्योंकि वो mm में रेनफॉल चल रहा है तो उसी में तो आएगा। अब चेक करो कि आपने ये मॉडल क्लास में लाया कर रहा है, हाँ कर रहा है, दैट्स इट, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। मीन रेनफॉल, तो आप खुद बताओ, पहले मेरे को x निकालना पड़ेगा इन दोनों का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 300, फिर कितना आ जाएगा 500, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अब निकाल लो भैया fx, मल्टीप्लाई कर दो 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 7 7 जा 49, फिर 36, फिर 33, फिर 39, सिग्मा fx, और यहां निकाल लो भैया सिग्मा f, ऐड कर लो, ये हो गया 10 और 1 सेकेंड, 7 3 10, 6 4 10, 20 4 24। ठीक है, अभी इधर ऐड कर लेते जल्दी से, 2 0 तो सब में चल रहे हैं, चला दो भैया 2 0 सब में चला दो, 9 1
2 3 4, देखो ना 1 2 3 और 4, 9 4 36, 3 1 2 3, मतलब 4 हो गए 12, 12 6 18। देखो तुम एडिशन एक बार कर लेना अच्छे से, है ना। मैं तो बस ऐसे करता हूँ, मैं नियरेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 0 थे, 9 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और ये 4 टाइम, तो 9 4 36, 3 कैरी, 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो हो गया 4, और एक 5 टाइम और 6 टाइम, तो 6 3 18 हो गया। तो अब तुम्हें जब मीन निकालना तो तुम क्या बोलोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्या बोलोगे 18600 अपॉन 24। कट कर लो भैया, 6 से कट कर दो, 6 3 जा, 6 1 जा 0 0, 6 4 जा, क्या बात है, कंप्लीट चला जाएगा, क्योंकि 25 25, तो 7 7, रुक जाओ, 25 1 जा 25, 2 कैरी, 75 77, सही है, चेक कर लो। 4 7 28, 30 28, 5 20, 775 इज द आंसर। वो भी क्या आएगा, mm लगा देना, ठीक। चलो भैया, अरे क्या बात है, मतलब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्लाइड, ऐसा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तीसरा पार्ट कहां गया इसका, 38 का 1, 38 का 2, 2 का ऑप्शनल, एक साथ रह रहा है भाई, एक क्वेश्चन रह रहा है। थर्ड पार्ट में यहीं लिख देता हूं, जितना मुझे याद है थर्ड पार्ट भी होना चाहिए ना यार इसका, हाँ थर्ड पार्ट भी होना चाहिए, 1 2 का 4 सीधे गायब हो गया। थर्ड पार्ट शायद ये है कि हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इफ देयर इज अ गुड रेनफॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 800, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पेपर चेक कर लेना। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ देयर इज अ गुड रेनफॉल, कितना है 800 mm, ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 mm, देन द नंबर ऑफ सब डिविजन्स। तो भैया आप खुद बताओ 800 या फिर उससे ज्यादा, तो कितने लोग हैं, ये 3 सब डिविजन्स आएंगे, तो टोटल कितना बनेगा, आंसर कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितना बन जाएगा, 10, 10 इज द आंसर, ठीक है। चलो, तो एक बार अच्छे से पूरा सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, कुछ लगे तो रिवाइंड करो, पॉज करो, खुद से करो, फिर वीडियो देखो, ठीक। सो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट पेपर कोड 30/4/1, ठीक। थैंक यू।